हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। अध्याय 521 संरक्षकों को जहर देना। कुंडी को ऊपर खींचकर माइकल ने निचले डेक का दरवाज़ा खोला। वह सीढ़ी से नीचे उतरा और एक संकीर्ण दालान में पहुंचा जो सुंदर छोटे झूमरों से जगमगा रहा था। उसने एक रूबी लाल कालीन पर कदम रखा जो सीढ़ी से जहाज के दूसरे हिस्सों तक फैला हुआ था। माइकल से कुछ मीटर की दूरी पर उसने एक सैनिक को दरवाजे की रखवाली करते देखा और जब उसने माइकल को देखा तो उसने अपना सिर घुमाया। तुम यहाँ नीचे क्या कर रहे हो? संरक्षक ने पूछा। यार, मुझे कुछ खाने की ज़रूरत है, मैं भूखा मर रहा हूँ। माइकल ने जल्दी से अपना लबादा उतारा और अपना पेट रगड़ा। अरे यार, जल्दी से कुछ खाओ और अपनी पोस्ट पर वापस जाओ। संरक्षक का लहजा ब्रिटिश था जिसने माइकल को थोड़ा हैरान कर दिया और उसे उस समय की याद दिला दी जब माइकल एक अरबपति को उसकी ही हवेली में मारने के लिए लंदन गया था। ठीक है, माइकल धीरे धीरे सैनिक की ओर बढ़ा और इधर उधर देखते हुए ये देखने लगा कि क्या उसे रसोई का पता लगाने के लिए कोई सुराग मिल सकता है। माइकल को अपने पास आते देख सैनिक ने अपना हाथ उठाया। तुम कहाँ जा रहे हो दोस्त? डाइनिंग एरिया उस दरवाजे से होकर जाता है। सैनिक ने माइकल के दरवाजे से कुछ दरवाजे दूर के दरवाजे की ओर इशारा किया। माइकल को उम्मीद थी कि सैनिक रास्ता बताएगा क्योंकि दो में से एक ही चीज़ हो सकती थी। एक, सैनिक सही रास्ता बताएगा, अन्यथा वह माइकल पर शक करेगा और उसे पकड़ने की कोशिश करेगा, जिसके परिणामस्वरूप माइकल उसे मार देगा और उसके शरीर को डार्क फ्लेम से जलाकर राख कर देगा। सैनिक के लिए सौभाग्य से उसने पहला विकल्प चुना। मेरा दिमाग चकरा गया है यार। वैसे भी धन्यवाद। तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, जाते समय मेरे लिए पेस्ट्री लेते आना, सैनिक ने कहा और माइकल ने सिर हिलाया। ज़रूर। जब वह रसोई के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने तांबे की कुंडी घुमाई और एक विशाल ऊंची छत वाले कमरे में उसका स्वागत हुआ जो इतना बड़ा था कि उसमें कम से कम 70 लोग बैठ सकते थे। पत्थर की दीवारों के चारों ओर चमचमाते पीतल के बर्तन और कढ़ाई के ढेर लगे हुए थे और दूसरे छोर पर एक बड़ी ईंट की चिमनी थी। इसके अलावा अभिभावकों के लिए खाने के लिए लंबी ओक टेबल और बेंच की 7 पंक्तियां थीं। उस समय रसोई काफ़ी खाली थी और केवल कुछ अभिभावक बेंचों पर बैठे थे, अपना पेट भर रहे थे। सभी ओक टेबलों पर कई बर्तन और कटोरे थे जो विभिन्न व्यंजनों से भरे हुए थे। जब माइकल ओक टेबलों में से एक पर पहुंचा तो उसने अपना हेलमेट थोड़ा ऊपर उठाते हुए एक पेस्ट्री पकड़ी। बुरा नहीं है, पेस्ट्री उसके मुंह में पिघल गई। उसने एक बड़ा निवाला लिया और पीतल के बर्तनों की ओर बढ़ गया। मैंने सोचा कि केवल हमारे पास एक ब्रेक है। माइकल को देखकर एक सुनहरे बालों वाला सैनिक जो दलिया खा रहा था उसने कहा। मैं भूखा मर रहा हूँ। जब हम डार्क लॉर्ड को पकड़ेंगे तो खाली पेट नहीं रह सकते, है न? माइकल ने खुश होते हुए कहा। क्या इस बात पर बहस नहीं की जा सकती? जल्दी से खत्म करो मैक, हम डार्क लॉर्ड को लेने में देर नहीं कर सकते। माइकल को सुखद आश्चर्य हुआ। क्या ऐसा है? तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें डार्क लॉर्ड को करीब से देखने का मौका मिला। गोरे सिपाही ने अपनी आंखें घुमाई। भाग्यशाली हो मेरी गांड, मैं उस खौफनाक कमीने के करीब रहने के बजाय लेडी तिरियाना के कमरे की रखवाली करना पसंद करूंगा। अभी भी पीतल के बर्तन के पास खड़े होकर माइकल ने सैनिकों से पूछा। लेडी तिरियाना की बात करते हुए, मेरे पास उसके लिए एक संदेश है अल्फा गार्जियन से, मुझे उसे जल्द से जल्द पहुंचाना है। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेडी तिरियाना का कमरा दूसरी तरफ है। एक और लाल बालों वाला गार्जियन जिसके चेहरे पर एक लंबा कट था एक मोटी आवाज में बोला उच्चारण। मैं जाऊंगा। इस बच्चे को चखने के बाद माइकल ने अपने सामने रखे पीतल के बर्तन से सुगंध की एक लंबी सूंघ लेने का नाटक किया। तुम लोगों ने इसे आजमाया? माइकल ने लाल बालों वाले आदमी को अनदेखा करते हुए पूछा। इसमें क्या है? दूसरे सैनिक ने पूछा। इस बीच माइकल ने स्पाइडर को नियंत्रित किया जिसका इस्तेमाल उसने सैनिक को गलियारे से रेंगने के लिए विचलित करने के लिए किया था। सौभाग्य से माइकल को दीवार पर अंदर का एक नक्शा मिला। इस नक्शे की एक पेंटिंग बनाना और सैनिकों को इस विशाल जहाज से गुजरने के लिए इसे दीवार पर लटका देना समझदारी थी। चिकन सूप, क्या बकवास है, चलो एक स्वाद लेते हैं। माइकल ने अपने बगल की मेज से 5 सिरेमिक कटोरे उठाए और उन्हें चिकन सूप से भर दिया और अपनी पीठ को संरक्षकों को दिखाया। तेज और सटीक हरकतों के साथ माइकल ने ब्लड टॉनिक निकाला जो एक मैला भूरा रंग का पोषण था, उसे कटोरों में डाला और पलट गया। भूरे रंग का पोषण जल्दी ही रंगहीन हो गया और चिकन सूप के साथ मिल गया। ये लो दोस्तों, माइकल ने कटोरे टेबल पर रखते हुए नक्शा याद कर लिया। तुम्हें अब जाना चाहिए। माइकल द्वारा सूप का एक घूंट लेने के बाद लाल बालों वाले आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है जीश, तुम महीने के कर्मचारी बनने का लक्ष्य बना रहे हो या कुछ और? माइकल के शब्दों ने दूसरों को हंसाया जबकि माइकल ने पेस्ट्री का एक गुच्छा पकड़ा। यह मेरे लिए रास्ते में खाने के लिए है। माइकल अभिभावकों से दूर चला गया। दरवाजे की ओर जाते हुए उसने अपने कंधे के ऊपर से देखा कि वे सभी चिकन सूप का एक लंबा घूंट ले रहे हैं।
जब वह रसोई से बाहर आया तो उसने जल्दी से एक और ब्लड टॉनिक पोशन निकाला और उन्हें पोशन में भिगो दिया। एक पल के लिए पेस्ट्री गीली दिखी, लेकिन जल्द ही पेस्ट्री द्वारा नैनाइट्स को अवशोषित करने के बाद वे अपनी सामान्य कुरकुरी बनावट को पुनः प्राप्त कर लिया। फिर माइकल ने नक्शे के अनुसार दालान में नेविगेट किया और अपने रास्ते पर उसने दालान में गश्त कर रहे अभिभावकों को पेस्ट्री सौंप दी। तभी माइकल को एहसास हुआ कि ये सैनिक कितने भूखे थे। उन्हें पेस्ट्री खाने के लिए कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ा। क्या सब कुछ तैयार है? जब वह तिरियाना के कमरे की ओर जाते हुए दालान में चल रहा था, माइकल ने देखा कि जानाली 3 संरक्षकों के साथ उसकी ओर आ रहा है। हाँ संरक्षक कप्तान, सब कुछ ठीक है। अच्छा, मुझे कोई आश्चर्य नहीं चाहिए। अचानक जानाली ने अपनी नज़र बगल में खड़े संरक्षक से हटाकर माइकल की ओर घुमाई, जो दालान में हाथ में पेस्ट्री लिए खड़ा था। तुम क्या कर रहे हो? स्थिति के बावजूद माइकल शांत रहा। एक हत्यारे के लिए शांत रहना सर्वोपरि था, क्योंकि घबराने से कुछ हल नहीं होता। भूखे संरक्षक कप्तान, माइकल ने शर्मिंदा और ठोस आवाज में कहा। उसे अपनी गर्दन के पीछे खरोंचते हुए देखकर जानाली ने अपनी आंखें घुमाईं। प्लॉप! आश्चर्यजनक रूप से उसने उसके हाथ पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसके हाथ में रखी पेस्ट्री गिर गई। अपने पद पर वापस लौट जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें वापस लौटने के लिए कोई पद न दूं, उसने गुर्राहट के साथ कहा। हाँ, गार्जियन कैप्टन, माइकल ने अपना सिर झुकाते हुए माफ़ी मांगने के लिए अपना स्वर बदल दिया। वह तब तक अपनी पीठ झुकाए रहा जब तक जानाली उससे सुरक्षित दूरी पर नहीं चली गई। क्या विशाल कुतिया है! माइकल ने कैप्टन के केबिन से सटे तिरियाना के कमरे की ओर अपनी यात्रा फिर से शुरू करने से पहले उसकी आकृति को गायब होते देखा। सभी संरक्षक सावधान रहें। लक्ष्य लोडिंग क्षेत्र में पहुंच गया है और पूछताछ कक्ष की ओर जा रहा है। अचानक माइकल ने गलियारों में गूंजती एक कर्कश महिला की आवाज़ सुनी। गलियारे की भूल भुलैया से गुजरने के बाद माइकल आखिरकार एक भव्य लकड़ी के दरवाजे पर पहुंच गया, जिसके दोनों ओर 2 कुलीन लोग थे। अगला दरवाज़ा भी 2 कुलीन लोगों से घिरा हुआ था, इसलिए कुल मिलाकर उसके सामने 2 दरवाजे और 4 कुलीन लोग थे। ये थोड़ा समस्याग्रस्त था, क्योंकि 2 दरवाजे और संरक्षक एक दूसरे के बगल में खड़े थे। माइकल के लिए सौभाग्य से कैप्टन के केबिन और टिरियाना के कमरे के अंदर कोई कुलीन लोग नहीं थे। वह देख सकता था कि टिरियाना अपने बिस्तर पर एक गेंद की तरह सिकुड़ रही थी, जबकि कैप्टन एक मेज पर नक्शा पढ़ रहा था। उसकी थमल दृष्टि के कारण वह दीवारों के आर पार देख सकता था। सौभाग्य से माइकल के पास अपने भंडारण में विचलित करने वाले तांबे के सिक्के और अनगिनत स्पाइडर थे। उसने अपने हाथ पीछे करके एक और स्पाइडर और एक सिक्का निकाला। स्पाइडर ने सिक्का पकड़ा और माइकल की टांगों के बीच से रेंगते हुए निकल गया, उनकी निगाहों से बचते हुए। स्पाइडर और तांबे का सिक्का रूबी लाल कालीन के साथ पूरी तरह से घुल मिल गया जिस पर वे खड़े थे। क्या आपके पास यहाँ आने का कोई कारण है? मैं सुनिश्चित कर रहा हूँ कि सब कुछ ठीक हो। अल्फा गार्जियन के आदेश। माइकल हमेशा उन्हें मारने के लिए तैयार रहता था। उसे उन सभी को मारने में बस कुछ सेकंड ही लगेंगे, लेकिन उसने एक हत्यारे की तरह नहीं बल्कि चुपके से उनसे निपटने का फैसला किया। कोई भी मार सकता था, लेकिन केवल एक हत्यारा या माइकल जैसा हत्यारा ही चालाकी से मार सकता था। डिंग! इस बार सिक्के ने जोरदार आवाज़ की, जिसने चारों संरक्षकों का ध्यान आकर्षित किया। क्या तुमने सुना? प्रत्येक दरवाजे पर एक सैनिक उस ओर चला गया जहां से आवाज़ आ रही थी, और एक को पीछे छोड़ दिया, जैसा कि उन्हें करना चाहिए था। 3 मीटर की दूरी पर दरवाजे पर खड़े 2 सैनिकों और 2 सैनिकों को दूर जाते हुए देखकर माइकल ने अपनी गर्दन तोड़ दी। अगले ही पल माइकल पहले सैनिक पर टूट पड़ा और अपने छिपे हुए ब्लेड से उसका गला काट दिया। फिर खून के छींटे फर्श पर गिरने से पहले माइकल ने मौत की सीमा को सक्रिय किया और दूसरे संरक्षक के सिर में बिजली का एक शक्तिशाली बोल्ट दागा। उसने रुका नहीं और उसने संरक्षक की म्यान पर तलवार खींची और तलवार संरक्षक पर फेंकी, जो 2 मृत सैनिकों द्वारा की गई धमाकों की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ा। जैसे ही वह मुड़ा, तलवार सीधे उसके सिर में जा लगी। फिर दीवारों को अपने कदमों के रूप में इस्तेमाल करते हुए माइकल ने बचे हुए संरक्षक की ओर पाकौर किया। हवा में इग्निशिया! माइकल ने अपनी उंगली से इशारा किया और सुनहरी बिजली का बोल्ट उसकी उंगली से निकलकर संरक्षक के गले में घुस गया, जिससे उसकी गर्दन में छेद हो गया। अपने छिपे हुए ब्लेड से पहले संरक्षक का गला काटने से लेकर आखिरी संरक्षक को बिजली के बोल्ट से मारने तक का काम 5 सेकंड के भीतर हुआ। उसकी अमानवीय गति, तकनीक और डेथ रेंज द्वारा बढ़ाई गई ताकत के सामने अभिजात वर्ग अपनी उंगलियां भी नहीं उठा सकता था। उन्हें मारना केवल आधी लड़ाई थी, क्योंकि माइकल को शवों का निपटान करना था। माइकल ने जल्दी से चारों शवों को घसीटा और अपने दस्तानों के बीच में लगे स्प्रे के माध्यम से दीवारों और फर्श पर खून को साफ करने के लिए तैयार किए गए पोषण का छिड़काव किया। अध्याय 477 में कवच में किए गए उन्नयन का उल्लेख है। माइकल ने अपनी एक्स-रे दृष्टि से चारों ओर देखा कि कोई उसकी ओर नहीं आ रहा है। केबिन में मौजूद कैप्टन को ऐसा नहीं लगा कि उसने कुछ सुना है, क्योंकि वह अभी भी नक्शा पढ़ रहा था। कैप्टन के केबिन में जाने के बजाय माइकल ने तिरियाना का अभिवादन करने का फैसला किया।
लेकिन जब उसने दरवाजे के हैंडल को छुआ तो उसे बिजली का झटका लगा। सिस्टम, मेरे लिए दरवाज़ा खोलो। कमरे पर सुनहरे रून देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि तनुलिया ने तिरियाना की रक्षा के लिए दरवाजे पर रून रखे हैं। सिस्टम को रून को निष्क्रिय करने के लिए 6000 बदमाश बिंदुओं की आवश्यकता होती है। करो। माइकल के हाथ से एक चमकदार रोशनी दरवाजे पर निकली। फिर कुछ ही पलक झपकते ही चमकते रून बंद पड़ गए। मुस्कराते हुए माइकल ने घुंडी घुमाई और दरवाज़ा चटकने की आवाज़ के साथ खुला। उसने कमरे के अंदर एक कदम रखा और तिरियाना को अपने सफ़ेद बिस्तर पर एक गेंद की तरह मुड़ते हुए देखा। दस्तक दस्तक योगिनी, तुम्हारी मौत यहाँ है। अध्याय 522 तनुलिया का रहस्यमय संरक्षक। तिरियाना, जिसने इन शब्दों को कमज़ोर रूप से सुना, ने अपनी आंखें खोलीं। 3 दिन पहले माइकल ने एटियन और अल्रेड को अपने कौशल का प्रदर्शन करने के बाद माइकल के एक रेस्तरां प्रतियोगी द रूबी कुजीन में गया। माइकल ने बिना उसकी जानकारी या किसी और को बताए उसके खाने में ब्लड टॉनिक मिला दिया। उस दिन से माइकल नैनाइट्स को नियंत्रित कर रहा है और उसे दर्द दे रहा है। अध्याय 495 में इद्रिसल में तिरियाना के आगमन का उल्लेख है। तनुलिया ने नूह की वजह से स्पाइडर्स को पाया। उन्हें लगा कि उन्होंने युद्धपोत में सभी स्पाइडर्स को ढूंढ लिया है, सिवाय उस एक को छोड़कर जिसे माइकल ने पीटन के शरीर में छोड़ा था। माइकल को पता था कि उन्होंने स्पाइडर्स को ढूंढ लिया है और उसे गलत जानकारी देकर हेरफेर करने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ने के लिए पीटन के समर्पण ने माइकल को वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया। वह वास्तव में पूरी तरह से जुट गई, और अगर उसके शरीर में स्पाइडर नहीं होता तो माइकल अभी तिरियाना के कमरे में नहीं बल्कि पूछताछ कक्ष में होता। कौन कौन है? वह बहुत कमज़ोर थी और मुश्किल से ये शब्द बोल पाए। माइकल को लाशों को घसीटते हुए देखकर उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन बार बार असफल रही। उनकी लाशों को अंदर घसीटने के बाद माइकल ने दरवाज़ा बंद कर दिया। ओह, तुम उठना चाहती हो? तिरियाना को संघर्ष करते हुए और बिस्तर के बगल में एक मेज पर खंजर तक पहुंचने की कोशिश करते हुए देखकर माइकल बिस्तर की ओर बढ़ा। धमाका! उसके चेहरे के एक तरफ एक मुक्का मारकर माइकल ने तिरियाना को बेहोश कर दिया। अब उनके शरीर को साफ करने का समय आ गया है। माइकल ने पलटकर कमरे में हवा को नियंत्रित किया और शवों को आसमान में उठा दिया। हालांकि वह अपनी कमज़ोर हवा के हेरफेर दर के कारण शवों को हवा में नहीं उठा सका। अगर वह शवों के चारों ओर हवा का कोकून बनाए बिना उन्हें जलाने के लिए डार्क फ्लेम का उपयोग करने की कोशिश करता तो पूरा कमरा आग की चपेट में आ जाता और जल्द ही पूरा जहाज जल जाता। लानत है! माइकल ने फिर से अपना हाथ उठाया क्योंकि कमरे में एक छोटा बवंडर दिखाई दिया, लेकिन जल्द ही उसने बवंडर पर नियंत्रण खो दिया। उसके माथे पर कई पसीने की बूंदें दिखाई दी, लेकिन वह अभी भी एक शरीर को नहीं उठा सका। तो फिर योजना भी हवा का झोंका। चूंकि वह शवों को जला नहीं सकता था, इसलिए माइकल ने अपना हाथ उठाया, जिससे हवा का एक शक्तिशाली झोंका आया। हवा के झोंके ने शवों को तिरियाना के बिस्तर के नीचे फेंक दिया। हालांकि यह छिपने की सही जगह नहीं थी, लेकिन जब तक कोई बिस्तर के नीचे नहीं देखता तब तक कोई भी शवों को नहीं ढूंढ सकता था। इसके अलावा माइकल को शवों को लंबे समय तक छिपाए रखने की जरूरत नहीं थी। यहाँ आओ, प्यारी पाए। माइकल ने तिरियाना को अपनी बाहों में बिस्तर से उठा लिया। उसका अगला गंतव्य करीब था, कैप्टन का केबिन। कमरे से बाहर निकलते समय उसने अपनी एक्स-रे दृष्टि से चारों ओर देखा। सौभाग्य से कोई भी पास नहीं आ रहा था। खून की थैलियां और वापस लेने योग्य खंजर तनुलिया उसकी दृष्टि के कोने में दिखाई दी। उसने उसे मरे हुए की आंखों में स्पाईकैम के माध्यम से देखा। शाबाश! माइकल ने कप्तान के केबिन के सामने पहुंचते ही हंसते हुए कहा। दरवाजे के सामने खड़े होकर उसने तिरियाना को उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। धमाका! माइकल ने दरवाज़ा खोला। ओक की मेज़ के दूसरी तरफ बैठा मोटा गंजा आदमी चौंक गया। 1 इंच भी आगे बढ़ो और मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। उसका चेहरा हेलमेट से ढका हुआ हो सकता है, लेकिन यह उसकी आवाज़ में हत्या के इरादे को नहीं छिपा सका। तुम कौन हो? कप्तान ने पूछा। अपनी बाहें आसमान में उठाओ, माइकल ने शांति से पूछा, लेकिन कप्तान अनिच्छुक लग रहा था। अपनी कलाई के एक झटके के साथ माइकल ने एक खंजर निकाला और उसे तिरियाना की गर्दन पर रख दिया। ठीक है। उसकी गर्दन पर चाकू को देखकर कप्तान ने तुरंत अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर उठा लिया। अब अगर तुम वो सब कुछ करो जो मैं करने वाला हूं, जब मैं कहूं तब कहना, तुम और वह जीवित रहेंगे। अपने पैरों का उपयोग करते हुए माइकल ने उस आदमी से अपनी आंखें हटाए बिना दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, कप्तान ने गुर्राते हुए कहा। मज़ेदार है, मैं भी यही कहने वाला था। मिशेल ने खंजर को कप्तान की ओर इशारा करते हुए आगे बढ़ाया। बिजली की चमक। तुरंत उसके हाथ से एक बिजली का बोल्ट निकला। जब बिजली का बोल्ट उसके पीछे की दीवार से टकराया तो कप्तान का शरीर अकड़ गया, बस उसके सिर से कुछ इंच की दूरी पर। तुम कप्तान डर के मारे हकलाया। शून्य रेखा के अंदर केवल एक ही व्यक्ति मंत्र का उपयोग कर सकता था, और वह था डार्क लॉर्ड।
यह महसूस करते हुए कि उसके सामने वाला आदमी डार्क लॉर्ड हो सकता है, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह तुरंत कांपने लगा क्योंकि उसने अपने सफ़ेद लबादे को पसीने से भिगो दिया। कप्तान के पीछे कुछ मीटर की दूरी पर एक आयताकार बॉक्स कई लीवर और रंगीन बटन के साथ एक फ्लाइट डैशबोर्ड जैसा दिखता था। माइकल कंसोल के ऊपर की खिड़कियों से बाहर अंतहीन क्रिस्टल महासागर देख सकता था। ड्रेडल में अपने मुख्यालय के लिए एक रास्ता तय करें, या फिर अगला आपके दिमाग में आ जाता है। अपनी बांह के इर्द गिर्द नाचती हुई छोटी बिजली की चमक को देखकर कप्तान कांप उठा। उस पल कप्तान के मन में बस एक ही ख्याल था कि वह यहाँ से जिंदा निकल जाए। जहाज के बाकी लोगों की तरह वह कोई कुलीन संरक्षक नहीं था। तनुलिया ने उसे एक हफ्ते पहले ही जहाज के कप्तान के तौर पर काम पर रखा था, और अगर उसे पता होता कि वह डार्क लॉर्ड के साथ एक ही कमरे में होगा तो वह इतनी अच्छी तनख्वाह के बावजूद ये नौकरी नहीं लेता। उसे इद्रिसल में संरक्षक गिल्ड छोड़ने का पछतावा हुआ। बस मुझे मत मारो, कप्तान अपनी बाहें हवा में रखते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर चला गया। मुझे मारने का कोई कारण मत दो, माइकल ने शांति से कहा। डैशबोर्ड पर पहुंचने के बाद कप्तान ने लाल लीवर को स्पंदित किया और डैशबोर्ड पर कुछ बटन दबाए। ये हो गया, कप्तान मुड़ा चारों ओर। अच्छा, माइकल ने सिर हिलाया और कुछ पलों के लिए चुप रहा। इस बीच पूछताछ कक्ष में तनुलिया ने अभी अभी मरे हुए लोगों का मुखौटा उतारा। ये शो टाइम है, माइकल ने सिस्टम को एक और 100 बदमाश अंक दिए। जल्द ही उसका चांदी का कवच हवा में गायब हो गया, जिससे उसका लूसीफर कवच दिखाई देने लगा। तुरंत कमरे की सारी रोशनी चली गई और अंधेरा हो गया। अब मुझे बताओ कप्तान, क्या तुमने कभी किसी निर्दोष की जान ली है? कप्तान उसके सवाल से चौंक गया, लेकिन जाहिर है उसने निर्दोष लोगों की जान ली थी। इदरिसल के एक गांव की अपनी यात्रा के दौरान उसने दक्षिणी महाद्वीप से खरीदी गई एक दासी को थप्पड़ मार दिया क्योंकि उसने उसे खुश करने से इनकार कर दिया था। ये रईसों के बीच काफ़ी आम बात थी, लेकिन उसने डार्क लॉर्ड से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। नहीं, कभी नहीं। ठीक है, कप्तान ने राहत की सांस ली। हालांकि उसकी राहत सिर्फ एक सेकंड तक ही रही क्योंकि माइकल ने हवा का झोंका फेंका, लेकिन हवा के तत्व में हेरफेर करके धमाके का आकार बदल दिया। उसने हवा का ब्लेड बनाया। हवा के तत्व में हेरफेर करके हवा के झोंके को हवा के ब्लेड में बदलने का यह उसका पहला मौका था। उसकी हवा का ब्लेड आश्चर्यजनक रूप से इतना अच्छा था कि उसने कप्तान के सिर को उसके कंधे से अलग कर दिया। कप्तान का सिरहीन शरीर कमरे में लड़खड़ाता हुआ इधर उधर भाग रहा था। पूरे कमरे में खून फैल रहा था जबकि उसका सिर टेबल से टकराया और जोर से चीखा। वह झूठ बोल रहा था, माइकल ने तिरियाना से ऐसे कहा जैसे वह जाग रही हो। उसने तिरियाना को ओक की मेज पर बिठाया और टेनुलिया को अपना संदेश रिकॉर्ड करने के लिए स्पाइडर निकाला। अपनी सारी इच्छाएं रिकॉर्ड करने के बाद उसने फीड को मिनी प्रोजेक्टर पर भेजने की योजना बनाई जिसे उसने मरे हुओं के घर में छोड़ा था। तनुलिया को लगेगा कि यह एक लाइव फीड है। फिर भी वास्तव में यह माइकल द्वारा सभी का ध्यान भटकाने के लिए बनाया गया एक पूर्व रिकॉर्डेड फीड था। कुछ मिनट बाद माइकल ने खुद को एक कुलीन संरक्षक के रूप में प्रच्छन्न करते हुए कमरे को छोड़ दिया। कमरा कैप्टन और तिरियाना के खून से लाल रंगा हुआ था। इस क्षण तक तनुलिया को पता नहीं था कि उसका दोस्त विस्फोट से मर गया था। फिर से, मुझे आश्चर्य है कि आपके भविष्य के सर्वोच्च संरक्षक को आपकी योजना के बारे में क्या कहना है, विशेष रूप से वह हिस्सा जहां आपने उसकी छोटी बहन की जान को खतरे में डाला। माइकल ने पूछताछ कक्ष में जाते समय अजाजेल को मरे हुए व्यक्ति के गले से जुड़े वॉयस मॉड्यूलेटर के माध्यम से बात करते देखा। माइकल तनुलिया के हाव भाव देखने के लिए उत्सुक था, और जब उसने उसके चेहरे पर शांत भाव देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। वे जानते थे कि पिशाच उसका अपहरण करने जा रहे हैं और उसे वह चाबी वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। माइकल ने खुद से कहा, अगर मैं सही हूं तो वे पिशाचों को मारने की योजना बना रहे हैं। जब वह चाबी वापस ले लेगी फिर वे उससे चाबी ले लेंगे। माइकल अब चाबी के बारे में और अधिक उत्सुक था। पिशाच उसे खोजने के लिए बेताब थे और अभिभावक भी चाबी में रुचि रखते थे। माइकल को आश्चर्य हुआ कि तनुलिया ने नूह से ये तथ्य छिपाया कि वह सबरीना का उपयोग कर रही थी। बेशक माइकल जानता था कि अगर नूह को पता चल जाता कि तनुलिया उसकी बहन को खतरे में डालती है तो वह तनुलिया को नरक में डाल देगा। लेकिन अगर माइकल को पता होता कि सबरीना उसकी छोटी बहन है तो वह जहाज पर मौजूद हर अभिभावक का कत्लेआम कर देता और सीधे तनुलिया के सिर पर हमला कर देता। ये सोचते हुए कि चाबी से क्या खुल सकता है, माइकल गलियारों से होते हुए पूछताछ कक्ष में गया। अरे, जब वह आईने के सामने पहुंचा तो एक साथी कुलीन अभिभावक ने सिर हिलाकर उसका अभिवादन किया। उनमें से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि असली डार्क लॉर्ड उनके साथ पूछताछ देख रहा था। वह 4 अन्य संरक्षकों के साथ खड़ा था, जबकि जानाली उनके सामने कुछ फीट की दूरी पर दर्पण के करीब खड़ी थी। गया ने उससे वादा किया कि वह जानाली को नहीं मारेगा, अन्यथा वह अब तक उसे मार चुका होता। और तुम कौन हो कैट? दूसरों के लिए कमरे में केवल पीटन, तनुलिया और मरे हुए लोग थे। हालांकि एक और आकृति थी जो अदृश्य रही।
यहाँ तक कि अभिजात वर्ग भी उसे देखने में विफल रहा क्योंकि उसका अदृश्यता लबादा अभिजात वर्ग के संरक्षकों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली और बेहतर था। माइकल ने थर्मल विजन के माध्यम से अपने 7 फीट के आंकड़े देखे। उसका आंकड़ा स्पष्ट रूप से बाघ सनकर जैकोब जैसा था जिसे उसने तब मारा था जब गया अग्नि क्षेत्र से लौटा था। अगर उसकी याददाश्त सही है तो वह ब्लैक पैंथर बीस्टमैन हो सकता है जिसे उसने तनुलिया के युद्धपोत को भोजन करते हुए देखा था। अध्याय 469 में ब्लैक पैंथर बीस्टमैन का उल्लेख किया गया है। माइकल को लग रहा था कि अगर यह गलत हुआ तो वह तनुलिया की रक्षा करने के लिए यहाँ है। माइकल ने उसकी गर्दन पर एक पदक भी देखा जो अपार शक्ति बिखेर रहा था। सिस्टम उस पदक को स्कैन करता है। हमेशा की तरह सिस्टम ने 2000 बदमाश अंक मांगे। कुछ ही क्षणों में उसे सिस्टम से जवाब मिला। सिस्टम ने स्कैन पूरा कर लिया है। पदक में एक परिष्कृत रून है जो तनुलिया को उसके जीवन को खतरा होने की स्थिति में किसी अज्ञात स्थान पर टेलीपोर्ट कर देगा। मुझे आश्चर्य क्यों नहीं हो रहा है। ये बात माइकल को समझ में आ गई। वह गार्जियन पदानुक्रम में बहुत ऊपर थी और वे उसे बिना किसी आकस्मिकता के दक्षिणी महाद्वीप में आने नहीं देंगे। उसे मारने में बहुत अधिक समय और तैयारी लगेगी। ये सभी पदक, रून और अभिभावक उसे केवल थोड़े समय के लिए ही सुरक्षित रख सकते थे। जैसे ही माइकल फ्यूजन चरण में पहुंचता है वह उसकी जान ले लेगा, चाहे उसे खुद को बचाने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत क्यों न हो। जिस क्षण उसने साइलेंट रीपर को नष्ट किया उसने अपनी किस्मत तय कर ली। ड्रेडल की ओर एक रास्ता तय करो, वहां पर बुजुर्ग हमसे मिलेंगे। माइकल ने तनुलिया को अपना सिर घुमाते हुए और जानाली की ओर देखते हुए देखा। जानाली ने कैप्टन के कमरे में जाने से पहले तनुलिया की ओर सिर हिलाया, जहां माइकल ने उसके लिए कुछ अच्छे सरप्राइज छोड़े थे। जानाली के जाने के बाद तनुलिया ने अपना माथा थपथपाया। मैं क्या सोच रही हूँ? उसका मुखौटा हटाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि उस मुखौटे के पीछे कौन है। तनुलिया ने पीटन को आदेश दिया क्योंकि कमरे के बाहर मौजूद कुलीन लोग एक कदम आगे बढ़ गए थे। उन कुलीन लोगों में से एक माइकल था। अध्याय 523 डार्क लॉर्ड का बच्चा। भविष्य में कभी। घने काले आसमान के नीचे हजारों योद्धाओं के बीच एक महल खतरनाक ढंग से खड़ा था। जादूगरों द्वारा नीचे और हवा में भेजे गए सैकड़ों आग के गोले, बिजली के बोल्ट और उल्काओं से आकाश जगमगा रहा था। हजारों गुस्साई भीड़ द्वारा बमबारी के बावजूद महल की काली दीवारें दृढ़ रहीं। वे सभी विशाल महल के सामने चींटियों की तरह दिख रहे थे। जहां तक कोई देख सकता था महल के चारों ओर झुलसी हुई जमीन के अलावा कुछ नहीं था, जो पहले प्राचीन जंगलों से भरा हुआ था। जब वे महल की घेराबंदी कर रहे थे अचानक महल में कंपन हुआ। एक कान फाड़ देने वाली चीख की आवाज़ गूंजी। धमाका। जैसे ही आवाज़ सैकड़ों मील तक फैली, काली लपटों का एक घेरा तेजी से फैल गया और आसपास के सभी लोगों को जलाकर राख कर दिया। प्रकाश अवरोध डालो। सफ़ेद वस्त्र पहने सैकड़ों जादूगरों ने जितना हो सके उतनी जोर से चिल्लाया और महल के चारों ओर एक मानव श्रृंखला बनाई। फिर उन्होंने अपने कर्मचारियों को आकाश की ओर उठाया और धीरे धीरे एक चमकदार सफ़ेद रोशनी छोड़ने के लिए खुल गए। जैसे ही आसमान से चमकदार रोशनी आ रही थी, महल के चारों ओर एक काली धुंध छा गई, जिससे आसपास का माहौल पहले से भी ज्यादा अंधेरा हो गया। उसी समय क्षितिज पर हजारों युद्धपोत महल के पास पहुंच रहे थे। जादूगरों के कर्मचारियों ने जमीन पर एक मंद रोशनी बिखेरनी शुरू कर दी। जल्द ही मंद रोशनी ने उनके सामने एक ढाल बुन दी। जब काली लपटें ढाल से टकराईं तो उसकी गति रुक गई। सफ़ेद ढाल में दरारें बनने के कारण काली लपटें बल्क क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थीं। सबसे शक्तिशाली आदिम ज्वालाओं में से एक से लड़ते हुए अमर जादूगर पसीने से लथपथ हो गए। इस बीच महल के पास आने वाले युद्धपोतों में से एक में एक सुनहरे बालों वाला आदमी डार्क फॉरेस्ट के नक्शे को घूर रहा था। सुनहरे कवच से सजे कई अन्य लोग बड़ी ओक की मेज के चारों ओर खड़े थे और उन सभी के चेहरे पर गंभीर भाव थे। जनरल इवान, आपके अगले आदेश क्या हैं? सुनहरे कवच वाले योद्धाओं में से एक ने जनरल इवान क्लार्क से पूछा। आगे बढ़ो जनरल, स्वतंत्र रूप से बोलने की अनुमति है, एक और सुनहरे बख्तरबंद योद्धा ने जनरल क्लार्क से पूछा। अनुमति दी गई। जब इवान ने सिर हिलाया तो सैनिक ने अपना सुनहरा हेलमेट उतार दिया और उसका आकर्षक चेहरा और शानदार सुनहरे बाल प्रकट किए। अपनी वास्तविक उम्र के बावजूद वे सभी अपने साधना स्तरों के कारण 30 के दशक के लग रहे थे। इवान, हम अपने आधे सैनिकों को उस महल में क्यों भेज रहे हैं जहां हम जानते हैं कि डार्क लॉर्ड नहीं है? हम सभी जानते हैं कि डार्क लॉर्ड क्रिप्ट में है। अन्य सैनिकों ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन वे सभी उससे सहमत थे। उसके विपरीत वे जनरल से इतनी स्वतंत्रता से नहीं पूछ सकते थे, क्योंकि हमारे पास उस महल में कोई और अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो इस युद्ध को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। जब इवान ने गहरी सांस ली तो सैनिक दंग रह गए। मेरी बात सुनो दोस्तों, मुझे निर्देश दिया गया था कि जब तक मुझे पुष्टि नहीं मिल जाती तब तक मैं जानकारी का खुलासा न करूं। अब जब मुझे रानी से यह जानकारी मिल गई है तो आपको हमारा असली उद्देश्य जानने का समय आ गया है।
सभी की निगाहें इवान पर टिकी थीं कि वह उन्हें क्या बताने वाला है। लेकिन समझाने के बजाय इवान ने अपनी कलाई हिलाई, क्योंकि टेबल के ऊपर एक शिशु बच्चे की होलोग्राफिक छवि दिखाई दी। हमें पुष्टि मिल गई है कि डार्क चाइल्ड महल में है। सुनहरे बालों वाली महिला की आंखें चौड़ी हो गईं, जबकि अन्य अपने हेलमेट के पीछे पीले दिख रहे थे। यह एक अफवाह है न? एक सैनिक डर से कांपते हुए हकलाया। यह कोई अफवाह नहीं है। डार्क चाइल्ड असली है। हमारा आदेश है कि डार्क चाइल्ड को मार दिया जाए, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। सैनिक उसके शब्दों से दंग रह गए, क्योंकि सुनहरे बालों वाली महिला टेबल के दूसरी तरफ से इवान के पास आई। भले ही वह डार्क लॉर्ड और डार्क क्वीन का बच्चा हो, हम किसी बच्चे को नहीं मारते, इवान। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम डार्क लॉर्ड से अलग नहीं हैं, उसने गंभीरता से कहा। आदेश तो आदेश है, विक्टोरिया, और यह आदेश सीधे रानी की ओर से आया है। इवान, ये जनरल इवान है, कैप्टन विक्टोरिया। इवान ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे बीच में ही रोक दिया। हाँ जनरल। उसकी आंखों में अनिच्छा दिखी, लेकिन उसने उसके नेतृत्व का पालन करने का फैसला किया, क्योंकि वह न केवल जनरल था बल्कि उसका पति भी था। जनरल, अगर डार्क चाइल्ड महल में है तो डार्क क्वीन बहुत दूर नहीं होगी। हमें उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन डार्क लॉर्ड की सेना से भारी प्रतिरोध की उम्मीद करें। वे हमें बच्चे को इतनी आसानी से मारने नहीं देंगे। अपनी कलाई के एक और झटके से बच्चे की छवि गायब हो गई और महल उनके सामने प्रकट हो गया। इवान ने महल के सुदूर पूर्वी हिस्से में एक लाल बिंदु की ओर इशारा किया, जहां महल का अग्निश्वास टॉवर स्थित था। टॉवर को एक सोते हुए ड्रैगन जैसा बनाया गया था और उसके मुंह से आग निकलती थी। ये हमारा प्रवेश द्वार है। दुष्वप्न टॉवर हर 10 सेकंड में आग उगलता है, और जब यह अगली सांस के लिए तैयार हो रहा होता है तो हम इसके मुंह में उड़ जाएंगे, इंचार्ज को लगाएंगे। इवान की उंगली पर अंगूठी की चमक मंद पड़ गई, क्योंकि मेज पर कई काली ईंटें दिखाई दीं। टॉवर को नष्ट करें और उस केंद्र तक पहुंचने के लिए लड़े जहां हमें लगता है कि बच्चा है, इवान ने कहा। आज तक डर के विष के कारण किसी ने भी महल में कदम नहीं रखा है, इसलिए हम अंधेरे में जा रहे हैं। अल्फा मरे हुए, डार्क हत्यारे और डार्क लॉर्ड की हर तरह की सेना के अंदर होने की उम्मीद करें। हालांकि इवान ने योजना से कोई असहमति नहीं सुनी, लेकिन वह उनकी चुप्पी का मतलब जानता था। वह वर्षों से सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था और उन्हें अपने मन की बात कहने के लिए शब्दों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय इवान उन्हें समझ सकता था। दिमाग वाला कोई भी व्यक्ति बता सकता था कि योजना आत्महत्या की थी, फिर भी आदेश सीधे रानी से आए थे। रानी के शब्द पूर्ण थे। उनके बिना डार्क लॉर्ड के खिलाफ उनका कोई मौका नहीं होता। उनके साहसी नेतृत्व और प्रकाश के देवता की शक्ति ने डार्क लॉर्ड से लड़ना संभव बना दिया। जब उसने पहली बार सुना कि उसे एक बच्चे को मारना है, तो इवान ने विक्टोरिया की तरह तुरंत आदेश का विरोध किया। हालांकि रानी ने उसे भविष्य दिखाया। डार्क चाइल्ड के पास अन्य ब्रह्मांडों के द्वार खोलने की कुंजी थी। रानी के अनुसार डार्क लॉर्ड प्राचीन देवताओं को फिर से जीवित करने की योजना बना रहा था। यदि पोर्टल खुल जाता है तो डार्क लॉर्ड अपने भौतिक रूप में ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर सकता है। एक बार ऐसा हो जाने के बाद कोई भी डार्क लॉर्ड को नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि प्रकाश का देवता भी नहीं। इवान ने रानी के शब्दों को याद किया। डार्क लॉर्ड को प्राचीन देवताओं को पुनर्जीवित नहीं करना चाहिए, इवान। प्राचीन देवता, इवान ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। रानी पहले कभी इतनी गंभीर नहीं दिखी थी, लेकिन जब उसने प्राचीन देवताओं के बारे में बात की तो इवान ने उसकी आंखों में डर देखा। जनरल, जनरल, सैनिकों ने चिल्लाते हुए इवान के विचारों की ट्रेन को रोक दिया। मुझे पता है कि यह एक आत्मघाती मिशन की तरह लगता है और हम में से अधिकांश युद्ध में जीवित नहीं बचेंगे, लेकिन चाहे जो भी हो, हमें बच्चे तक पहुंचना चाहिए और इससे पहले कि वह हमारी दुनिया को खत्म कर दे, उसका जीवन समाप्त करना चाहिए। इवान ने आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए विराम लिया। जबकि हम महल के माध्यम से अपना रास्ता बना रहे हैं, हमारी शेष सेनाएं सभी दिशाओं में महल की घेराबंदी करने पर ध्यान केंद्रित करेंगी। इससे डार्क लॉर्ड की सेनाएं व्यस्त रहेंगी और हमें कुछ सांस लेने की जगह मिलेगी। डार्क लॉर्ड जनरल के बारे में क्या? विक्टोरिया ने एक सवाल उठाया। अगर वह प्रकट होने का फैसला करता है तो आप जानते हैं कि हमारी योजना बेकार हो जाएगी। डार्क लॉर्ड के प्रकट होने के बारे में सोचते ही उन्हें ठंड लग गई। पिछली बार जब डार्क लॉर्ड प्रकट हुआ था तो उसने कुछ ही सेकंड में महान 8 कुलों के 3000 कुलीनों और 100 अमर लोगों को मार डाला था, जैसे कि वे कुछ भी नहीं थे। हमें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। रानी उसे व्यस्त रखेगी। एक बार जब हम ये चार्ज लगा देंगे तो ये 20 मिनट के लिए महल के रक्षा तंत्र को बंद कर देगा। योजना समझाने के बाद भी इवन को कुछ गड़बड़ लगी, जैसे कि यह रानी की योजना का एक छोटा सा हिस्सा है। मुझे ये योजना पसंद नहीं है, जरा भी नहीं, लेकिन हम आपके पीछे नरक के दायरे में ही जाएंगे जनरल। विक्टोरिया ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और जोर से और स्पष्ट रूप से बोली।
आप लोगों के साथ काम करना सम्मान की बात है, इवान ने अपने हर एक पुरुष और महिला को देखते हुए कहा जिन्होंने 10 साल से ज्यादा समय तक उसके साथ लड़ाई लड़ी। जनरल इवान, एक सफ़ेद लबादा पहने आदमी ने कमरे में प्रवेश किया। हम 5 मिनट में अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। इवान ने सिर हिलाया और वह आदमी कमरे से बाहर चला गया और उन्हें उनकी मीटिंग में छोड़ दिया। हमें अकेला छोड़ दो और 4 मिनट में कार्गो बे में फिर से इकट्ठा हो जाओ। सैनिकों ने सिर झुकाया और कमरे से बाहर निकल गए। विक्टोरिया और इवान को अकेला छोड़ दिया। तुम्हें ये योजना पसंद नहीं है ना इवान? विक्टोरिया इवान को शांत करने के लिए अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान के साथ उसकी ओर चली गई। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। हम इससे बाहर निकल जाएंगे इवान, हम हमेशा ऐसा करते हैं। इवान ने अपना सिर झुकाते हुए उसके हाथ पर अपना सिर टिकाते हुए अपना जनरल डोमिनिया खो दिया। विक्टोरिया, तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करने के लिए मुझसे नफरत मत करो, इवान ने माफ़ी मांगते हुए कहा। तुम सिर्फ आदेशों का पालन कर रही हो इवान। मुझे पता है। मेरा एकमात्र सवाल यह है कि हम बच्चे को बंधक क्यों नहीं बना सकते और डार्क लॉर्ड को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर क्यों नहीं कर सकते? बहुत सारे चर, रानी ने कहा। उसने कहा कि बच्चा डार्क लॉर्ड को उसके भौतिक रूप विक्टोरिया में ब्रह्मांडों के बीच यात्रा करने देगा। एक बार ऐसा होने पर उसने कहा कि वह प्राचीन देवताओं को पुनर्जीवित कर सकता है। मुझे लगता है कि इवान के बारे में जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा प्राचीन देवताओं के बारे में है। क्या तुम्हें अफवाहें याद हैं कि एक प्राचीन देवता ने प्रकाश के देवता को पुनर्जीवित किया था? विक्टोरिया ने पूछा और इवान ने आह भरी। उसने अपना सिर उसके हाथ से हटाया और खिड़कियों से दूर महल को देखा। ये सिर्फ अफवाह है विक्टोरिया। सभी प्राचीन देवता अनंत निद्रा में हैं। ये वही है जो रानी ने कहा था। विक्टोरिया की भौहें ऊपर उठीं। हम अब रानी पर संदेह नहीं कर सकते विक्टोरिया, खासकर तब जब हम युद्ध समाप्त करने के इतने करीब हैं। इवान ने महल से अपनी नज़र हटाई और विक्टोरिया की आंखों में देखा। ओह इवान, उसने अपनी आंखें घुमाई। संभावना है कि हम आज मरने वाले हैं, इसलिए हम खुलकर बात कर सकते हैं। देखो, मैं रानी पर भरोसा नहीं करता और उसकी पूजा नहीं करता जैसा कि तुम और दूसरे करते हो। उसका और मेरा एक ही दुश्मन है, डार्क लॉर्ड। उसके नेतृत्व ने हमें उसके खिलाफ लड़ने का मौका दिया। मैं उसे ये देता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उस पर आंख मूंद कर भरोसा करना होगा। उससे सवाल करने में कुछ भी गलत नहीं है इवान। इवान को पता था कि विक्टोरिया हमेशा से ही रानी और उनके द्वारा दी जा रही जानकारी को लेकर संशय में रही हैं। लेकिन बेशक अधिकांश लोग रानी पर विश्वास करते थे और उनकी पूजा करते थे, लेकिन विक्टोरिया जैसे कुछ लोगों ने रानी के इरादों पर सवाल उठाए। मुझे नहीं लगता कि डार्क लॉर्ड विक्टोरिया जैसे अच्छे लोगों को पुनर्जीवित करने के लिए सचमुच नर्क और स्वर्ग में जाएगा। ये प्राचीन देवता जो भी हों, वे बुरी खबर हैं, इवान ने कहा। लेकिन मुझे अभी भी लैला के आखिरी शब्द याद हैं। इवान, तुम वहां नहीं थे। लैला प्राचीन देवता के बारे में कुछ कहने वाली थी, लेकिन रानी ने उसे मार डाला। विक्टोरिया ने द शब्द पर जोर दिया। मैं अभी भी उसके आखिरी शब्द और उसकी मुस्कान सुन सकती हूँ इवान। हर रात जब मैं अपनी आंखें बंद करती तो मैं उसे मुस्कुराते हुए देख सकती थी, तब भी जब उसे पता था कि वह मरने वाली है। विक्टोरिया की आंखों में आंसू आ गए जब उसने लैला के आखिरी शब्दों को याद किया। प्राचीन देवता डॉन तुम्हारे लिए आ रहे हैं। अध्याय 524 रीसेट बटन। अंधेरे महल के अंदर एक अंधेरा कमरा था जो लाल रंग की रोशनी से जगमगा रहा था। कमरे में एक बड़े काले बिस्तर के पास एक पालना और बिस्तर के सिरहाने के सामने एक बड़े दर्पण के अलावा कुछ भी नहीं था। आह, पूरी तरह से काले कवच पहने एक महिला ने चिल्लाते हुए कहा, पालने में रो रहे बच्चे तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने एक हाथ से अपना पेट पकड़ा और दूसरे हाथ से बच्चे की ओर बढ़ी। बच्चा अपनी मां के लिए रोता रहा और जब महिला ने बच्चे को छुआ तो ही उसका रोना बंद हुआ। यहाँ आओ, दर्द से लड़ने के लिए अपने दांत पीसते हुए उसने धीरे से बच्चे को पालने से उठाया और उसकी छाती पर रख दिया। मेरे बटरबॉल को किसने चोट पहुंचाई? उसने बच्चे को चूमा। जैसे कि बच्चे को अपनी मां के दर्द का एहसास हो, उसने अपने नन्हे मुलायम हाथों से उसके चेहरे को छूने की कोशिश की। माय लेडी, अचानक पालने के पास कमरे में एक भूतिया आकृति दिखाई दी। भूतिया आकृति बटले की वर्दी पहने एक अधेड़ उम्र के आदमी जैसी दिख रही थी। उसके चेहरे पर उसके काले बालों के अलावा उसकी चमकती हुई रूबी आंखें मुख्य आकर्षण थीं। तुम जाग रही हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अचानक आना बंद करो? यह उसे डरा देगा अज़ाज़ेल। हाँ, बटलर अज़ाज़ेल थी और वह महिला कोई और नहीं बल्कि गया थी। उसकी शिकायत सुनने के बाद अज़ाज़ेल शर्मिंदगी से मुस्कुराए। मैंने उसे रोते हुए सुना, माय लेडी, अंतिम संस्कार कैसा चल रहा है? गया की आवाज़ भारी थी। इस सवाल ने अज़ाज़ेल के चेहरे की मुस्कान को तुरंत गायब कर दिया। 2 दिन पहले ही उन्होंने एक मूल्यवान सदस्य खो दिया था। पूरा महल और सेना इस नुकसान पर शोक मना रही थी। हत्यारों ने इसे बहुत मुश्किल से लिया, मेरी महिला, अज़ाज़ेल ने कहा, जबकि गया ने आह भरी। मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता। उसने वास्तव में उन्हें बड़ा किया।
उसकी आत्मा को शांति मिले। गया बच्चे को अपनी छाती पर टिकाए हुए खड़ी हो गई। यहाँ अपनी कलाई को झटकते हुए उसने एक चांदी का पदक निकाला जिस पर सुनहरे अक्षरों में आरिया एट्रोनियस का नाम उकेरा हुआ था। इसे उसकी कब्र पर रख दो। अजाजेल के हाथ से एक मंद रोशनी निकली जिसने पदक को अपने में समाहित कर लिया। फिर गया के हाथ में पदक के साथ ही वह रोशनी गायब हो गई। मेरी लेडी, हम यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रह सकते। स्काई हॉल में हमारे मुखबिरों ने कहा है कि उन्होंने महल को घेरने के लिए कई देवताओं को भेजा है। मुझे नहीं लगता कि हम उन्हें रोक पाएंगे। गया का चेहरा उदास हो गया क्योंकि बच्चा फिर से रोने लगा। नहीं बटरबॉल, मैं तुम्हारे घर में किसी को भी नहीं आने दूंगी। उसने बच्चे को धीरे से हवा में उठाया और उसे देखकर मुस्कुराए। उसकी मुस्कान देखकर बच्चे ने रोना बंद कर दिया। अगर हमारी सुरक्षा विफल हो गई तो मैं उन्हें नीचे गिरा सकता हूँ। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरी महिला। आपके शरीर पर अभिशाप के साथ नहीं। आपको तब तक आराम करने की जरूरत है जब तक मेरे स्वामी अभिशाप को हटाने का कोई तरीका नहीं खोज लेते। अजाजेल की आवाज़ लगभग ऐसी लग रही थी जैसे वह गया को आदेश दे रहा हो। उसने हाल ही में बहुत सारी मौतें देखी थीं और डार्क क्वीन के साथ कुछ होता देखने के बजाय वह मरना पसंद करेगा। उसे उस कुतिया के खिलाफ सेना का नेतृत्व करना चाहिए, बजाय इसके कि वह मेरा अभिशाप हटाने की कोशिश में अपना समय बर्बाद करे। उसकी आवाज़ थोड़ी हकलाती हुई थी। क्या मुझे अपने स्वामी को लेडी एड्रिया की मौत के बारे में सूचित करना चाहिए मेरी महिला? नहीं, गया ने तुरंत अपनी आवाज़ उठाई जैसे ही रोशनी टिमटिमाने लगी। वह अभी भी नाइटमेयर की मौत से उबर नहीं पाया है। अगर आप उसे बताएंगे कि आर्या मर चुकी है तो वह अपना आपा खो देगा। हमें उसे कमज़ोरियां नहीं बल्कि ताकत देनी है। उसकी आंखें भर आईं, ये सोचकर कि नाइटमेयर अब उनके साथ नहीं रहा। फिर भी जब भी वह अपनी आंखें बंद करती तो उसे नाइटमेयर की यादें अपनी आंखों में चमकती दिखाई देतीं। ऐसा लगा जैसे कल ही उन्होंने जेन टोटोंग के खिलाफ शर्त में नाइटमेयर को जीता था। पलक झपकते ही 200 साल बीत गए। हालांकि जब उसे लगा कि नाइटमेयर मर चुका है तो अकेले रिवर टाउन की रक्षा करना उसे गर्वित कर रहा था। उसने स्काई हॉल से 3 दिनों तक रिवर टाउन की रक्षा की। उनके पास मौजूद लगभग हर संसाधन का इस्तेमाल करने के बाद भी स्काई हॉल रिवर टाउन पर कब्जा करने में विफल रहा। उसने रानी के ड्रैगन हंटर्स के सामने गिरने से पहले सैकड़ों आधे अमर लोगों को जला दिया। नाइटमेयर के निर्जीव शरीर को देखने के बाद गया ने हत्याओं की होड़ शुरू कर दी और तब तक नहीं रुका जब तक कि सभी ड्रैगन शिकारी अपना सिर नहीं खो बैठे। उसने सोचा कि ड्रैगन शिकारियों को मारने से उसे अच्छा लगेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। नाइटमेयर का नुकसान कुछ ऐसा था जिसे वह आसानी से झेल सकती थी। धमाका! अचानक पूरा महल हिंसक रूप से कांप उठा क्योंकि गया का संतुलन बिगड़ गया था। सौभाग्य से उसने खुद को संभालने के लिए जल्दी से एक हाथ में बिस्तर पकड़ लिया। तुरंत अजाजल कमरे से गायब हो गई ताकि ये देख सके कि क्या हो रहा है। उस समय उसके हाथ में बच्चा खतरे को भांपते हुए रोने लगा। जब कंपन बंद हो गया तो बिस्तर के सामने का दर्पण टिमटिमाया जिससे डार्क लॉर्ड का चेहरा दिखाई दिया। माइकल! तुरंत ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने राहत की सांस ली। पापा! बच्चे ने उसे पकड़ने की कोशिश की। अरे छोटे लड़के! माइकल ने बच्चे की तरफ मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट के बावजूद गया उसकी आंखों में दर्द देख सकता था। डार्क लॉर्ड बनना उसकी पसंद नहीं थी, बल्कि स्काई हॉल ने उसे ऐसा बनने के लिए मजबूर किया। उन्हें एक खलनायक की ज़रूरत थी ताकि वे उद्धारकर्ता बन सकें। जिस माइकल ने उसे बताया वह माइकल नहीं था जिससे वह मिली थी। वह मज़ेदार, शांत और शांत व्यक्ति था। हालांकि जब से उसने डार्क लॉर्ड की भूमिका निभाई वह एक बिल्कुल अलग व्यक्ति में बदल गया। बेशक अपनी पसंद से नहीं, लेकिन दबाव, खतरा और दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी ने उसके दिमाग और शरीर दोनों पर अपना असर डाला। गया, अब तुम्हें चाबी का इस्तेमाल करना होगा। गया ने जैसे ही ये शब्द सुने उसका दिमाग खाली हो गया। कोई रास्ता नहीं है गया। रानी जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे ज्यादा देर तक रोक पाऊंगा। मत करो, मेरे साथ मत खेलो इंसान। मेरी लेडी! अजाजल फिर से कमरे में दिखाई दिया, लेकिन पहले की तरह उसकी भूतिया आकृति टिमटिमाती रही। मेरे प्रभु! जब उसने आईने में माइकल को देखा तो अजाजल ने कमजोरी से सिर झुकाया। कुलीन लोग वहाँ हैं, है न? माइकल ने पूछा और अजाजल ने सिर हिलाया। कोड 01 गो अजाजल है। गया ने अजाजल की भूतिया आकृति को लाल होते देखा। कोड 0 क्या है? गया ने अजाजल और माइकल को घूर कर देखा। उसे कोड 0 के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उनके चेहरों पर गंभीर भाव देखकर उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। उसने बच्चे को अपनी बाहों में कस लिया। मेरे प्रभु, आपकी सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। अजाजल की आवाज़ लड़खड़ा गई। काश मैंने उसे एक अच्छा युवा बनते देखा होता। अजाजल ने एक दुखी मुस्कान छोड़ी क्योंकि उसका चेहरा दुख और उदासी से भरा हुआ था। फिर भी जब गया ने उसकी आंखों में देखा तो उसे संतुष्टि के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। अजाजल, अलविदा मेरी महिला। धमाका!
गया ने अजाजल को धुएं के गुबार में फटते देखा। उसका जबड़ा खुला रह गया जबकि उसके पैर जेली बन गए। जल्द ही उसकी आंखों के सामने सफ़ेद धुएं ने एक गुबार बना लिया। पोर्टल उस पर चाबी का इस्तेमाल करो गया। वह अपने घुटनों पर गिर गई। उसके पीले चेहरे से आंसू बह रहे थे। नहीं, कोई और रास्ता होना चाहिए इंसान। तुम हमेशा कोई रास्ता खोज लेते हो। माइकल की आंखों में आंसू आ गए, जैसे उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। यही एकमात्र रास्ता है गया। हम सब कुछ रोक सकते हैं। हम रानी को अस्तित्व में आने से पहले ही रोक सकते हैं। मेरा क्या होगा? हमारे बच्चे का क्या होगा? हमारे अस्तित्व का क्या होगा? गया के आंसू बच्चे के चेहरे पर बरस पड़े। छोटा बच्चा गया के चेहरे पर पहुंचा और अपने छोटे से हाथ से आंसू पोंछे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वह उसका इस्तेमाल दूसरे ब्रह्मांडों के द्वार खोलने के लिए करेगी। वह अनंत काल तक पीड़ा भोगेगा। गया खांसी। अचानक गया खून खांसने लगा। श्राप के कारण होने वाला भयंकर दर्द फिर से वापस आ गया। मेरे गया पर भरोसा करो। यही एकमात्र तरीका है। चाबी का इस्तेमाल करो और उसे ईथरिया के पास भेज दो, इससे पहले कि वे उस तक पहुंचें। अगर मैं उसे वहां भेजने से पहले मशीन चालू कर दूं तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ईथरिया एक सिम्बायोट सिस्टम के साथ एंटी हीरो का ब्रह्मांड है। नहीं नहीं नहीं, उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। गया ने बच्चे को जितना हो सके उतना कसकर पकड़ रखा था। अपने बेटे को छोड़ने के दर्द की तुलना में शाप से होने वाला दर्द कुछ भी नहीं था। उसका मासूम चेहरा जो बिना किसी विचार के उसे घूर रहा था, उसके दिल को जकड़ रहा था। धमाका धमाका धमाका। महल फिर से हिंसक रूप से कांप उठा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वह मर जाएगा। गया, अब उस चाबी का इस्तेमाल करो। माइकल की चीख ने महल को हिलने से रोक दिया। उसकी चीख ने सैकड़ों अर्धअमरों को मार डाला जो गया के कमरे के पास पहुंचे थे। अगर उसने प्राचीन देवताओं को पुनर्जीवित करने की कोशिश में अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया होता तो वह अकेले ही रानी की सेना को मिटा सकता था। हालांकि सिस्टम की मदद से भी प्राचीन देवताओं और हंटर के बिना रानी को मारना असंभव था। हंटर एक बदमाश सिस्टम के साथ तानाशाह का एमसी है। रानी एक ऐसा प्राणी नहीं थी जो एक ही ब्रह्मांड से संबंधित हो। इसके बजाय प्राचीन देव नाइट के अनुसार उसने अपनी आत्मा को टुकड़ों में विभाजित किया और प्रत्येक टुकड़े को एक ब्रह्मांड में भेज दिया। उसे मारने के लिए सभी आत्मा के टुकड़ों को मारना होगा, अन्यथा वह बार बार जन्म लेती रहेगी जब तक कि वह पूरे ब्रह्मांड को नासमझ मिनियंस में बदल न दे, जिसका एकमात्र उद्देश्य उसकी पूजा करना और दुनिया को जीतना है। माइकल ने 2 बिलियन बदमाश बिंदुओं का उपयोग करके अपने ब्रह्मांड को अस्थायी रूप से सील कर दिया, जिससे रानी को खोलने से रोका जा सके ब्रह्मांडों के द्वार जिन्हें उसने पहले ही जीत लिया था। उसके बेटे के पास ब्रह्मांड को खोलने की कुंजी थी और रानी तब तक कुछ भी करने से नहीं रुकती जब तक वह उस तक नहीं पहुंच जाती। सिस्टम ऑफलाइन होने और उसकी आधी सेना के नष्ट हो जाने के बाद अपने बेटे को एथेरिया भेजना और सिल्वर हॉक का उपयोग करना रानी को रोकने का एकमात्र तरीका था। सिल्वर हॉक उसका रीसेट बटन था। इस बार माइकल अपनी गलतियों को सुधारेगा। जब उसने धीरे धीरे बच्चे के गले में लटकी हुई छोटी सुनहरी चाबी को हटाया तो उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। तुम्हारे पिता और मैं तुमसे बहुत प्यार करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। उसने बच्चे के माथे को धीरे से चूमा। मुझे माफ कर दो छोटे बच्चे, काश चीजें अलग होतीं। माइकल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने आंसू बाहर निकाल दिए। हम सब कुछ ठीक कर देंगे गया, मैं तुमसे वादा करता हूं। मैं नाइटमेयर, सिंडी, अजाजल और सबको बचाऊंगा। माइकल की आंखें खून से लाल हो गईं और गया ने देखा कि सब कुछ और भी गहरा हो गया है। अपनी गर्दन से चाबी निकालकर गया ने उसे अजाजल द्वारा खुद को बलिदान करके बनाए गए पोर्टल में फेंक दिया। जैसे ही उसने चाबी अंदर फेंकी, अंधेरा पोर्टल सुनहरा हो गया। चाहे तुम कहीं भी रहो, मेरा प्यार हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। वह अपने बेटे को गोद में लेकर पोर्टल की ओर चली गई। उसका शरीर कांप उठा और एक कदम आगे बढ़ने के लिए भी उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। पोर्टल से सिर्फ 2 इंच की दूरी पर खड़ी होकर उसने धीरे से उसके माथे को चूमा। फिर उन दोनों ने बच्चे को अपनी निगाहों से देखा। अलविदा ड्रैवन। अध्याय 525 चाबी की तलाश शुरू हो गई है। वर्तमान। सूरज क्षितिज पर अपनी सुस्त नींद से उठकर राजसी अकिलिन क्षेत्र को अपनी सुनहरी रोशनी से नहला रहा था। सुनहरी रोशनी में नहाए माजेरोत महल की चांदी की पत्थर की दीवारें सूरज की रोशनी को दर्पण की तरह प्रतिबिंबित कर रही थीं। सुबह के पक्षी एक नए दिन की उम्मीद के साथ भोजन की तलाश में जंगल से दूर चहचहा रहे थे। लेकिन पक्षियों की तुलना में लोग बहुत आलसी थे। कायला, मार्टिन और गिलरिन जैसे सुबह के पक्षियों को छोड़कर बाकी लोग अपने बिस्तर पर अपने गर्म कंबल से चिपके हुए थे। एक प्रोफेसर के कमरे में गया अचानक अपने बिस्तर से उठी, अपने ही पसीने में भीगी हुई। वह भारी सांस लेते हुए हौंफने लगी और उसकी छाती बेतहाशा ऊपर नीचे होने लगी। उसने अपने हाथों को अपने चेहरे, स्तन और बाहों पर ऐसे फिराया जैसे वह अपने ऊपर कुछ ढूंढ रही हो। क्या बकवास है, असल में क्या बकवास है, क्या बकवास है।
उसने नर्म कंबल को दूर फेंकने से पहले लगातार कोसा। उसका कमरा अंधेरे जंगल में वाले कमरे जितना बड़ा नहीं था, हालांकि यह आरामदायक था, पत्थर के फर्श वाला था और पढ़ने के लिए चौकोर मेज और कुर्सी के सामने दीवार पर चिमनी से गर्म था। नीले रंग के पर्दों से ढकी खिड़कियों से सूरज की रोशनी झांक रही थी, जिससे उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें रात के आसमान में सितारों की तरह चमक रही थीं। केवल रात का आसमान ही उसका गुलाबी चेहरा था। वह तनाव में दिख रही थी क्योंकि उसने जल्दी से अपने लंबे काले बालों को पोनीटेल में बांध लिया था। फिर उसने अपनी कलाई को झटका दिया क्योंकि ईयरपीस उसकी हथेली पर आ गया। उसने ईयरपीस को कान में लगाया, माइकल से जोड़ा और उसके जवाब का इंतजार किया। अरे स्नैक, क्या हो रहा है? उसने माइकल की आकर्षक खुशमिजाज आवाज़ सुनी। मैंने एक सपना देखा, उसने कहा। ठीक है, तुम्हारी आवाज़ से मुझे लगता है कि यह एक अच्छा सपना नहीं है। गया बताना चाहती थी कि उसने क्या सपना देखा, हालांकि ज़्यादातर विवरण धुंधले हो गए क्योंकि उसे अपने बेटे के चेहरे के अलावा सब कुछ याद नहीं था। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। उसका नाम क्या था? मेरा बेटा, उसने बड़बड़ाना शुरू किया। एक गहरी सांस लो, माइकल की आवाज़ काफ़ी गंभीर हो गई। मेरे सपनों में एक बेटा था। कुछ हुआ, हमने उसे खो दिया, उसने टूटे फूटे वाक्यों में कहा। माइकल की सलाह मानते हुए उसने कुछ लंबी गहरी सांसें लेकर खुद को शांत किया। जाहिर है, वह जानती थी कि उसने जो अनुभव किया वह एक बुरा सपना था। फिर भी ये बहुत वास्तविक लगा। अपने बेटे को एक सुनहरे द्वार में फेंकने की भावना और माइकल के शरीर को धूल में मिलते हुए देखना उसके दिमाग में अंकित हो गया था। अब मुझे बताओ कि तुमने क्या सपना देखा? गया की सांसें सामान्य होने के बाद माइकल ने पूछा। वह खड़ी हुई, खिड़कियों की ओर चली गई। फिर उसने सुबह की रोशनी को अपने चेहरे पर चमकने देने के लिए खिड़कियां खोल दीं। हरी भरी जमीन, क्रिस्टल ब्लू झील और महल के चारों ओर के जंगल का खूबसूरत नज़ारा उसकी आत्मा को सुकून दे रहा था। मुझे सब कुछ याद नहीं है माइकल, लेकिन ये बहुत वास्तविक लगा। हमारा एक बेटा हुआ, मुझे उसका मासूम चेहरा याद है लेकिन उसका नाम नहीं। कुछ हुआ और मैंने उसे एक सुनहरे पोर्टल में फेंक दिया। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि हम युद्ध में थे और मेरे पूरे शरीर में ये दर्द था। अरे मेरी बात सुनो, ये सिर्फ एक सपना है। कल रात हम स्काई हॉल और एक परिवार के बारे में बात कर रहे थे। यही तुम्हारे सपने का कारण है। बस चिंता मत करो, ठीक है? मैं यहाँ हूँ। उसके शांत शब्दों ने हमेशा उसे आश्वस्त किया और उसे हिम्मत दी। इस बार कोई अपवाद नहीं था। अरे क्या तुम गया से बात कर रहे हो? चलो उससे बात करते हैं। उसे मुझे दे दो। गया ने अयाग की चीख सुनी, जिसने उसके चेहरे पर एक नाजुक मुस्कान ला दी। मुझे अयाग को झटका मत दो। बस तब तक रुको जब तक मैं ख़त्म नहीं कर लेता। ठीक है, लेकिन जल्दी ख़त्म करो। तुम कल रात घंटों बात कर रहे थे, अब हमारी बारी है। अयाग ने अनिच्छा से उसे परेशान न करने पर सहमति जताई जब तक कि वह गया से बात करना समाप्त नहीं कर देता। क्या होगा अगर मैंने जो कुछ भी देखा वह मानव के साथ हुआ? क्या होगा अगर यह भविष्य था? आपने कहा कि एक संभावना है कि आपका भविष्य का स्वयं किंग जीयू की तरह समय में पीछे चला गया हो। गया ने उसे आह भरते हुए सुना। सुनो, अगर मैं समय में पीछे चला गया तो भविष्य का हम अब अस्तित्व में नहीं रहेगा। आखिरी चीज़ जो हमें चाहिए वह है उस भविष्य के बारे में चिंता करना जो कभी हुआ ही नहीं। बस शांत हो जाओ और सोचो कि जब तुम वापस आओगे तो हमें क्या करना चाहिए। गया को उसकी आवाज़ में शरारत का भाव महसूस हुआ। जब तक हम शादी नहीं कर लेते तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए अपनी उम्मीदें मत बढ़ाओ, बदमाश। गया ने कुछ पलों के लिए सपने के बारे में सब कुछ भूलकर हंसते हुए कहा। अब बताओ, तुम कहाँ हो? गया ने पूछा। तुमसे बात करने के बाद मैं ओलिविया से मिलने के लिए जहाज पर वापस आ जाऊंगा। कोरी के आदमी 1 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। तो तुम्हारा कवर क्या है? गया ने पूछा। पिछली रात उन्होंने पिशाचों, स्काई हॉल और आखिरकार एक परिवार के बारे में बात करते हुए बिताई, जहां माइकल ने उसे यह कहकर विषय को टाल दिया कि उसे नींद आ रही है। सच कहूं तो माइकल के पास बच्चे पैदा करने की कोई योजना नहीं थी, खासकर अपने दुश्मनों के बारे में सब कुछ जानने के बाद। हालांकि उसके मन में कोई संदेह नहीं था कि वे उसके बच्चे का इस्तेमाल करके उसे पाने की कोशिश करेंगे। इसके विपरीत गया एक नहीं बल्कि कई बच्चे चाहता था। अगर वह सभी के खिलाफ युद्ध जीत जाता तो वह उसकी इच्छा पूरी कर सकता था, लेकिन उससे पहले नहीं। ठीक है, कोरी के आदमी हमारे जहाज पर हमला करेंगे और मुझे बंधक बना लेंगे, माइकल ने शांति से कहा। आप ओलिविया को एलोन से बैकअप लाकर या गार्जियन को सूचित करके अपनी योजनाओं को बर्बाद नहीं करने दे सकते। मैं इससे निपट लूंगा। जब मैं वापस आऊं तो तुम अंधेरे जंगल में वापस चले जाना बेहतर होगा, गया ने उसे मजाकिया अंदाज में धमकाया। वह उसके साथ फिर से मिलने का इंतजार नहीं कर सकती थी। उसके बिना कुछ हफ्ते अनंत काल की तरह लग रहे थे। मुझे नहीं लगता कि चाबी पाने में 1 हफ्ते से ज़्यादा समय लगेगा। चूंकि नूह ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, इसलिए मैं उसकी छोटी बहन को बचाकर उसका एहसान चुकाऊंगा।
जब बड़ा पिशाच फट गया तो नूह उसके सामने कूद गया और माइकल के चारों ओर एक हल्की ढाल बना दी। हालांकि माइकल अखाड़े से दूर टेलीपोर्ट हो सकता था, लेकिन नूह ने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। ये पहली बार था जब किसी ने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। लेकिन किसी कारण से माइकल नूह के प्रति ऋणी महसूस करता था। उसे उस भावना से नफरत थी। इसलिए उसने चाबी पाने के साथ साथ सबरीना को बचाने का फैसला किया ताकि वह किसी के प्रति ऋणी होने की भावना को खत्म कर सके। उसे पता नहीं था कि यह ऋणी होने की भावना नहीं थी, बल्कि एक छोटी बहन की अपने बड़े भाई को मदद के लिए पुकारना था। इसलिए भले ही माइकल को स्काईहॉल ने उसके परिवार से अलग कर दिया था, लेकिन वे उसके और उसके परिवार के बीच के बंधन को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते थे। दुष्स्वप्न कहाँ है? माइकल ने विषय बदलते हुए पूछा। वह कुछ अन्य परिचितों के साथ परेशानी में पड़ गया है। चिंता की कोई बात नहीं है, उसमें दखल न दें। उसे अकेले जीवन का अनुभव करने की ज़रूरत है। सब कुछ कहने और करने के बाद माइकल ने ये पीस वेदोरा को दे दिया। जब वे गया से बात कर रहे थे, माइकल ने पिशाचों से लड़ने के लिए कुछ औषधियां बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। चूंकि उसने डार्क लॉर्ड के बजाय घोस्ट के रूप में जाने की योजना बनाई थी, इसलिए उसे पिशाचों से लड़ने के लिए औषधियों की ज़रूरत थी। काली लपटें उसके हाथ पर नाच रही थीं, लगातार हमारे लाल मोतियों को हवा में उछाल रही थीं। माइकल ने सभी बिस्तरों को एक में मिला दिया और जल्द ही वे सभी कई रक्त लाल गोलियों में विभाजित हो गए। हवा में चमकती लाल गोलियों को देखते हुए माइकल मुस्कुराया। मैं तुम्हें नाम दूंगा, बरसकर गोलियां। माइकल ने अपनी कलाई से काला कंगन हटाने से पहले गोलियों को मेज पर रख दिया। फिर उसने ढक्कन को खोला और एक खाली बॉक्स को देखा जिसके नीचे कई रंग चमक रहे थे। उसने धीरे धीरे एक एक करके गोलियां उठाईं और उन्हें बॉक्स में रख दिया। मेरे प्रभु, मेरे आदमियों ने आपका जहाज देखा है। मैं आपकी आज्ञा का इंतजार कर रहा हूं। जब तक मैं न कहूं तब तक हमला मत करना। माइकल ने अपनी कलाई पर एपीडी बांधी। ये शो का समय है। माइकल ने वेदोरा की ओर देखने के लिए मुड़कर देखा। मेरे प्रभु, अचानक अजाजेल कमरे में प्रकट हुआ। हमेशा की तरह दानव बटलर ने झुककर माइकल का अभिवादन किया। सब कुछ मॉनिटर करो और रिकॉर्ड करो अजाजेल। वह अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। और कोरी, हर समय पानी की रखवाली करना। जब मैं लक्ष्य पर पहुंच जाऊं तो मेरा पीछा करना और किसी को भी हमारा पीछा न करने देना। हाँ मेरे प्रभु, कोरी ने उम्मीद के मुताबिक सहमति जताई। चूंकि माइकल ने सबरीना के जहाज पर जाने से पहले जो कुछ भी करना था वह कर लिया था, उसने वेदोरा और अजाजेल पर एक नज़र डाली। फिर उसने सिस्टम को उसे ओलिविया के जहाज पर वापस टेलीपोर्ट करने के लिए कहा। फिर पलक झपकते ही वह अजाजेल और वेदोरा को पीछे छोड़कर हवा में गायब हो गया। लहरें जहाज से टकरा रही थीं, जहाज को बिना रुके लगातार बाएं और दाएं हिला रही थीं। फिर भी ओलिविया ऊपरी डेक पर अपनी पन्ना हरी आंखों से उग्र तूफान को देख रही थी। बादलों ने इतनी गहरी छाया डाली कि कोई भी सोच सकता था कि भोर हो गई है। उस पल ओलिविया के अलावा कोई भी ऊपरी डेक पर नहीं था। नाविकों ने उसे अपने केबिन में लौटने के लिए कहा, लेकिन उसने उन्हें साफ मना कर दिया। दरअसल में जो कुछ हुआ उसके बाद उसे अकेले रहने की ज़रूरत थी। एड्रेनालाइन ने उसे अखाड़े में होने पर भारी आतंक में अपना दिमाग खोने से बचाया। चूंकि एड्रेनालाइन रश कम हो गया था, इसलिए धीरे धीरे उसका दिल डर से कांपने लगा। पिशाचों द्वारा पीड़ितों की गर्दन को मारने और चूसने का दृश्य उसकी आंखों में बार बार घूम रहा था। ये प्रतियोगिता सबसे अधिक सतर्क आयोजनों में से एक थी, क्योंकि इसमें ईव वोल्डिगार्ड, गैब्रियल और हेनरिक्स जैसे महत्वपूर्ण लोग मौजूद थे। फिर भी पिशाचों ने सभी का नरसंहार किया और एलोन और ओज में 80% की म्यागरों को मार डाला। अगर वह घोस्ट की जगह दर्शकों के स्टैंड में होती तो वह शायद किसी पिशाच का शिकार होती। इस विचार ने उसे सिहरन पैदा कर दी। ओलिविया, जब उसने उसके कंधे पर स्पर्श महसूस किया तो वह अपने विचारों से वापस लौटी। उसने जल्दी से अपना सिर एक तरफ घुमाया और देखा कि घोस्ट उसके बगल में खड़ा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने क्वार्टर में होना चाहिए। उसके शांत चेहरे पर कोई चिंता या आघात नहीं था और उसकी आंखें हमेशा की तरह शांत दिख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तुम लगभग मर ही गए थे, ओलिविया ने बड़बड़ाते हुए कहा। तुम अभी भी सदमे में हो। माइकल ने उसके कंधे को दबाया। संप्रदाय में पहुंचने के बाद ये भावना अंततः समाप्त हो जाएगी। दुनिया एक खतरनाक जगह है ओलिविया, इसलिए तुम्हें मजबूत होना होगा, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से। माइकल ने जहाज की अस्पष्ट छवि को देखते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से ओलिविया तूफान के कारण जहाज को नहीं देख पाई क्योंकि उसका दृश्य अवरुद्ध हो गया था। क्या हम अब वास्तव में सुरक्षित हैं? पिशाचों ने ईवा के रक्षकों को मार डाला। भले ही मुझे उनके साधना स्तर का पता नहीं था, लेकिन वे कम से कम आत्मा शोधन चरण के योद्धा हो सकते हैं। वह कांप उठी। हर किसी में कमजोरी होती है ओलिविया, और पिशाच अपवाद नहीं हैं। मुझे पूरा यकीन है कि नूह और उसके अभिभावक साथी जल्द ही पिशाच समस्या को बेअसर करने का एक तरीका खोज लेंगे।
डर को अपने सिर पर हावी मत होने दो, उसने अपने शब्दों को उसके दिमाग में उतरने दिया। तूफान और भी बुरा होता जा रहा है, उसने तूफान शब्द पर जोर दिया। हमले को हरी झंडी दिखाने के लिए यही कीवत था। जैसा आप चाहें मेरे स्वामी, उसने अपने दिमाग में कोरी की आवाज़ सुनी। अध्याय 526 वह जिसने पिशाचों को विलुप्त होने तक शिकार किया। इस बीच पिशाच एक बड़े विशाल हॉल में एकत्रित हुए, जो कि लाल रंग के झूमरों से मंद रोशनी में जगमगा रहा था। वे सभी ऊंचे मंच पर खड़े बुजुर्ग पिशाच को घूर रहे थे। भूरे बालों वाला पिशाच अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर बाएं दाएं घूम रहा था। उसके चेहरे पर गहरी भौं देखकर ही पता चल रहा था कि बुजुर्ग पिशाच किसी बात को लेकर चिंतित था। मुझे हमेशा उससे कम उम्मीदें थीं, लेकिन हे भगवान, बुजुर्ग पिशाच ने 2 लंबी महिलाओं को काले कपड़े पहनाकर उसके पास आते देखकर उपहास किया। बड़े हकन, दोनों महिलाएं उसके सामने घुटनों के बल बैठ गईं। जैसे ही हकन ने कुछ देर के लिए आगे पीछे घूमना बंद किया। क्या है, एल्डर सेबर अवोर पहुंच गए हैं। उन्होंने आपको महल छोड़कर किंगडम किनलैंड में शामिल होने की सलाह दी है, महिलाओं में से एक ने हकान को उदासीनता से बताया। क्या उन्होंने आपको इद्रिसल में जो कुछ हुआ उसके बारे में कुछ बताया? एल्डर सेबर ने कहा कि यह परिषद का मामला है। हकान ने गहरी सांस ली। ईमानदारी से कहूं तो उन्हें उम्मीद थी कि ग्रिसवॉल्ड द्वारा इद्रिसल में किए गए स्टंट के बाद परिषद हस्तक्षेप करेगी। सभी एल्डर वैम्पायर उन्हें उजागर करने के लिए अभिभावकों से बदला लेना चाहते थे, लेकिन ग्रिसवॉल्ड को छोड़कर उनमें से किसी ने भी उन पर खुलेआम युद्ध करने की हिम्मत नहीं की। सभी एल्डर वैम्पायर की सलाह के खिलाफ उन्होंने इद्रिसल में कीमिया प्रतियोगिता पर हमला किया और चौंकाने वाली बात यह है कि खुद को नष्ट कर लिया। लेकिन चूंकि ग्रिसवॉल्ड हकान के दत्तक पुत्रों में से एक था, इसलिए हकान को परिषद के सवालों का जवाब देना पड़ा। राजनीति के मामले में पिशाच बाकी लोगों से अलग नहीं थे। बस एक छोटी सी दुर्घटना और दूसरे पिशाच मेज पर हकान की सीट के लिए बंदूक तानने लगते। ग्रिसवॉल्ड ने उन पिशाचों को परिषद की बैठक में उसके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक हथियार दिया। जबकि स्थिति ने हकान को तनावपूर्ण बना दिया। हॉल में पिशाच उसे घूर रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि उन्हें क्यों बुलाया गया था। कम से कम 50 पिशाच हकान को कुछ जवाब के लिए घूर रहे थे। सेबर से कहो, मैं इद्रिसल में कुछ ढीले सिरों को बांधने के बाद अपने रास्ते पर चलूंगा। हम आपकी सहायता करने के लिए यहाँ हैं, एल्डर हैन, महिलाओं ने एक स्वर में कहा। एक लंबी गहरी सांस के साथ हैन ने आखिरकार हॉल में अपने सामने मौजूद पिशाचों को देखने के लिए मुड़कर देखा। जब उन्होंने हैन की निगाह को अपने ऊपर घूमते देखा तो वे सभी एकदम चुप हो गए। देखो, मैं भाषण देने में माहिर नहीं हूँ। मैंने तुम सभी को बुलाया है क्योंकि मेरे पास तुम सभी के लिए एक आदेश है। जैसा कि आप जानते होंगे या नहीं, ग्रिसवॉल्ड ने कीमिया प्रतियोगिता पर हमला किया और इस प्रक्रिया में उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि उसने जो किया वह बेहद मूर्खतापूर्ण था, लेकिन वह हम में से एक था। इसलिए हमें उसका बदला लेना होगा और उसे मारने वालों को सजा देनी होगी। हॉल में हकान की ठंडी आवाज़ गूंजी। कोई भी व्यक्ति जो मुझे नूह, एक संरक्षक, और घोस्ट, एक 5 सितारा कीमियागर का सिर लाएगा, उसे एल्डर बनने का आशीर्वाद मिलेगा। जैसे ही पिशाचों ने हकान की बात सुनी, पिशाचों की सांसें थम सी गईं। तुरंत ही उनकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। एल्डर होने का मतलब था बड़े शिकार के मैदान और ज्यादा शक्ति। कोई भी पिशाच इन 2 चीज़ों के लिए मना नहीं करेगा। कोई भी पिशाच बड़े शिकार के मैदान और शक्ति पाने के लिए सचमुच दूसरे पिशाच को मार देगा। नूह विंस्टन पेंटाउन में अपने घर जा रहा है। घोस्ट मेरीज वेदर नामक एक व्यापारी जहाज में है। हमारे जासूसों के अनुसार उसका गंतव्य ब्रैडफोर्ड में सनराइज संप्रदाय है। हकन के पास घोस्ट के बारे में और भी जानकारी थी जिसे वह अपने अनुचरों के साथ साझा करना चाहता था। हालांकि सब कुछ साझा करने से पहले उसका बटलर उसके पीछे के दरवाजे से मंच पर आया। लॉर्ड हकन ने अपने बटलर को देखने के लिए अपने कंधे पर देखा। एक भूरे रंग के लबादे वाला सफ़ेद बालों वाला आदमी जो एक छड़ी की तरह पतला लग रहा था। आपको ये देखना होगा, बटलर ने गंभीरता से कहा। उसकी आवाज़ में गंभीरता को महसूस करते हुए हकन ने मुड़कर देखा। फिर बूढ़े आदमी ने अपनी कलाई के एक झटके से एक गोला निकाला। हकन और दोनों महिलाओं ने उस गोले में महल के बाहरी इलाके को देखा। जब हकन ने करीब से देखा तो उसने एक काले रंग के बख्तरबंद व्यक्ति को अपने अनुचरों का वध करते हुए और महल की ओर आते हुए देखा। क्या बकवास है! हकन दंग रह गया क्योंकि काले रंग के बख्तरबंद व्यक्ति ने उसके अनुचरों को काट डाला सब्जियों जैसे। सिर हम पर हमला हो रहा है। दोनों महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो गईं। जबकि हैन बेकाबू होकर कांपने लगा जब उसने अपना हाथ गोलाकार वस्तु पर रखा और आकृति को करीब से देखने लगा। यह एक महिला थी जिसके काले बाल उसके कंधों पर नाच रहे थे और उसके हाथों में 2 काली तलवारें थीं। 2 काली तलवारों ने हकान की वो यादें वापस ला दी जिन्हें हकान भूलना चाहता था। जब दोनों महिलाओं ने हकान की सांसों को भारी और भारी होते देखा तो उसकी पीठ पर पसीना बहता हुआ महसूस हुआ। बड़े हकान का दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया क्योंकि उसने दोनों महिलाओं को उसे पुकारते हुए भी नहीं सुना।
ऐसा नहीं हो सकता, वह मर चुकी है, वह मर चुकी है, वह लगातार बड़बड़ाता रहा। इस बीच काली कवच वाली महिला ने बाहर पिशाचों के बीच तबाही मचा दी। पैर से गर्दन तक धातु के कवच पहने होने के बावजूद कवच उसकी हरकतों को रोक नहीं पाया। दोनों महिलाओं और बटलर ने उसे बिना किसी मंत्र का उपयोग किए पिशाचों के सिर काटते हुए देखा। अचानक कांच का गोला टूट गया और महिलाओं ने ऊपर देखा। कांच का गोला पूरी तरह से टुकड़ों में बिखरने से पहले उनकी आंखें हकान से मिलीं। सब चले जाओ, हैन की अचानक चीख हॉल में गूंज उठी, जिससे पिशाच स्तब्ध रह गए। उसने और अधिक समय तक रुकने और ये बताने की जहमत नहीं उठाई कि क्या हो रहा है। इसके बजाय उसने महल से भागने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर एक कदम बढ़ाने वाला था, हॉल में धातु का दरवाजा फट गया। विस्फोट के बल से धातु का दरवाजा पिशाचों पर टूट पड़ा। भारी दरवाजे ने कुछ पिशाचों को कुचलकर गूदा बना दिया। पिशाचों ने इधर उधर देखा तो प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाले बादलों की धुंध दिखाई दी। कुछ सेकंड बाद महिला धुएं के बीच से हॉल में दाखिल हुई। पिशाचों ने देखा कि उसकी काली तलवार से खून टपक रहा है। कुछ क्षणों के लिए पिशाच स्थिर रहे, जैसे कि उसकी काली आंखों ने उन्हें डरा दिया हो। फिर जल्दी से पिशाच वास्तविकता में वापस आ गए और उस पर झपट पड़े, अपने उस तरह नुकीले नुकीले दांत दिखाते हुए। मानव मैल, एक अति हिंसक पिशाच महिला पर झपटा। पुलच, पिशाच हवा में था जब उसने अपनी तलवार घुमाने से पहले अपने शरीर को एक तरफ झुकाया। अगले ही पल पिशाच का सिर उसके शरीर से अलग होकर जमीन पर एक भयानक धमाके के साथ गिरा, जबकि शरीर से खून की धार हर जगह फैल गई। ज्यादातर पिशाचों को यह एहसास भी नहीं हुआ कि अभी क्या हुआ है। वह बहुत तेज थी, उन्होंने बस एक नीला देखा और उनके साथी कबीले के सदस्य का सिर कट गया। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसके ठंडे शब्दों ने हॉल में व्याप्त सन्नाटे को तोड़ दिया। ये शब्द सुनते ही हकन का दिल धड़क उठा। फिर अपने शरीर पर नियंत्रण खोते हुए हकन लड़खड़ा कर पीछे हट गया। अगर उसके बटलर ने हकन को कंधे से पकड़कर तुरंत पकड़ न लिया होता तो वह लगभग गिर ही जाता। मुझे आश्चर्य है कि तुम क्या हो, उसने अपने मुंह से निकलते हर शब्द के साथ एक कदम आगे बढ़ाया। घुसपैठिए को मार डालो, दोनों महिलाएं पिशाचों पर चिल्लाईं, क्योंकि पिशाचों ने महिलाओं को चारों तरफ से घेर लिया था। हालांकि उसने अपनी दोनों तलवारें उठा लीं इससे पहले कि वे उसके करीब पहुंच पाते। तलवारें हिलने लगीं, जिससे एक तेज सीटी की आवाज निकली और सभी के सिर में घुस गई। आह! कुछ पिशाच अपने घुटनों पर गिर गए, अपने कान ढंक लिए। धमाका! अचानक उसकी तलवारों से एक तेज रोशनी निकली और हॉल में मौजूद सभी लोगों ने बिना किसी अपवाद के अपनी आंखें बंद कर लीं। दबी हुई आवाजें पीड़ा की तेज चीखों में बदल गईं। हकान को कमरे का तापमान आसमान छूता हुआ महसूस हुआ। जब सीटी की आवाज बंद हुई तो उसने मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं और देखा कि हॉल में मौजूद आधे पिशाच राख में तब्दील हो चुके थे। बाकी सभी फर्श पर तड़प रहे थे, रो रहे थे और दर्द से कराह रहे थे। जलते हुए मांस की गंध से हकान को उल्टी आ रही थी। उसकी तलवारों के इर्द गिर्द नाचती हुई चमकीली लपटें राख के ढेर से ज्यादा हकान को चौंका रही थीं। आदिम लपटें, महिला से 20 मीटर दूर से भी हकान को अपनी त्वचा को लपटों से जलता हुआ महसूस हो रहा था। वह अपनी नज़र को लौ पर टिकाए नहीं रख सका क्योंकि आग बहुत तेज थी। उसकी तलवार के इर्द गिर्द नाचती हुई लपटों की तुलना में सूरज भी धुंधला लग रहा था। इसके अलावा लपटों से एक अशुभ चीख निकल रही थी। दुनिया से बहुत ऊपर वह हकान की ओर शान से चली गई, जबकि दो पिशाच महिलाएं काली बख्तरबंद महिला पर हमला करने के लिए तैयार थीं। हाँ, हैरियट, हकान ने पीछे की ओर चलते हुए बड़बड़ाया। जैसे जैसे वह उनके करीब आ रही थी, जमीन पर मौजूद पिशाच उसे रोकने में विफल रहे। इसका मतलब था कि एल्डर हकान को बचाना उनकी जिम्मेदारी बन गई है। इसलिए दोनों महिलाओं ने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि लाल धुंध ने उन्हें घेर लिया था। अगले ही पल वे मंच से हैरियट पर कूद पड़ीं, अपने उस्तरा तीखे नुकीले दांत दिखाते हुए। उनकी आंखों में खून की लालसा ने उनकी आंखों को माणिक की तरह चमका दिया। मंच पर छवियों के बाद वे दोनों महिलाएं बहुत तेज थीं, आसमान में हीरे की तरह। जैसे ही वे बीच हवा में थीं, हैरियट ने अपनी कविता पूरी की। दोनों महिलाएं तेज थीं, लेकिन हैरियट उससे भी तेज थी। अंत में उसने अपनी तलवार घुमाई, जिससे प्रकाश की लपटों की एक अर्धचंद्राकार लहर चली, एकमात्र आदिम ज्वाला जो शक्ति पदानुक्रम में डार्क फ्लेम्स के बगल में खड़ी थी। हकान ने देखा कि सेबर के शक्तिशाली गुर्गे उसकी आंखों के सामने एक पल में जलकर राख हो गए। दोनों महिलाओं को चीखने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि वे राख में बदल जाएं। हैरियट ने दो महिलाओं को मारने के बाद भी नहीं रोका। इसके बजाय उसने अपनी तलवारों से प्रकाश की लपटों की एक धारा को बाहर निकालते हुए चक्कर लगाया। बाकी पिशाचों की गुर्राहटें और कराहें अचानक बंद हो गईं क्योंकि वे सभी राख के ढेर में बदल गए। कुछ ही क्षणों में 52 पिशाचों का नाश हो गया। कौन कौन हैं तुम? बटलर जो हकन के पास खड़ा था, हकन से हकलाते हुए बोला। 25 साल पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था?
बटलर के सवाल का जवाब देने के बजाय हैरियट ने हकन से पूछा। हकान का चेहरा सामान्य से ज्यादा पीला पड़ गया और वह हौंफने लगा। हुश! हैरियट ने बटलर की ओर इशारा करते हुए अपनी तलवार उठाई और लाइट फ्लेम की एक तेज बोल्ट फायर करके उसे जलाकर राख कर दिया। आग ने न केवल बटलर को बल्कि हकन के रेशमी वस्त्र को भी जला दिया। अपनी जान के डर से वह उसके सामने नंगा खड़ा था। मैंने तुम्हें क्या बताया? उसने हर शब्द को भयावह हत्या के इरादे से बोला। नहीं 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 नहीं, हकन सबसे शक्तिशाली एल्डर वैम्पायर में से एक था, फिर भी उसके सामने वह इतना शक्तिहीन महसूस करता था और अपने शरीर को कांपने से नहीं रोक पाता था। हकन को अभी भी 25 साल पहले जो हुआ था उसके बारे में बुरे सपने आते थे। हैरियट हंट। हकन की इच्छा थी कि जब भी वह बिस्तर पर जाए तो नाम याद किए बिना जाग जाए। हैरियट हंट ही वह वजह थी जिसकी वजह से वैम्पायर साल के 9वें महीने को काला महीना कहते थे। एक बार की बात है, अवोर में उसके जैसे लोग भरे पड़े थे, जब तक कि एक एल्डर वैम्पायर ने हंट सिस्टर्स में से एक के खून से अपनी भूख मिटाने की कोशिश नहीं की। एल्डर वैम्पायर को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके काम अवोर की सबसे डरावनी महिला हैरियट हंट का ध्यान आकर्षित करेंगे। उसने 1 महीने के भीतर ही उसके जैसे लोगों का लगातार शिकार करके उन्हें लगभग खत्म कर दिया। हैन और कुछ अन्य लोग ही जीवित बचे थे, इसलिए नहीं कि वे बच गए थे बल्कि इसलिए कि स्काईहॉल ने हैरियट और परिषद के बीच शांति स्थापित की थी। मैंने तुमसे कहा था। वह तेजी से छलांग लगाकर मंच पर पहुंची। उसे करीब से देखकर वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया और फर्श पर गिर गया। अगर तुम या तुम्हारे जैसे किसी ने भी मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की सोची तो मैं तुम्हें खोज निकालूंगा। अध्याय 527 भूत का अपहरण। कोई विचार न होने के कारण उसकी मां ने हैन और उसके पिशाचों के समूह को मिटा दिया जिन्हें उसका शिकार करने का आदेश दिया गया था। माइकल कोरी के आदमियों द्वारा उस जहाज पर हमला करने का इंतजार कर रहा था जिस पर वह था। तूफान जारी रहा जिससे उन्हें लकड़ी की रेलिंग को पकड़ना पड़ा। तेज हवा और भारी बारिश ने मिलकर एक बवंडर बनाया जो हर गुजरते सेकंड के साथ आकार में बढ़ता गया। हमें नीचे उतरना होगा। माइकल को अपनी आवाज़ ऊंची करनी पड़ी ताकि उसके शब्द ओलिविया के कानों तक पहुंचें। जाओ, माइकल ने उस पर चिल्लाया। हालांकि यह आदेश केवल उसके लिए ही नहीं बल्कि कोरी के आदमियों के लिए भी था। धमाका! समुद्र में गड़गड़ाहट गूंज उठी, उसके बाद बिजली चमकने लगी जो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान को चीर रही हो। ओलिविया ने जहाज के केंद्र पर कुंडी की ओर उड़ने के लिए अपने पैरों के नीचे की आग ऊर्जा को जल्दी से नियंत्रित किया। बूम! पूरे समुद्र में एक और जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार कोई बिजली नहीं थी। इसके बजाय पूरा जहाज हिंसक रूप से कांप उठा क्योंकि ओलिविया को गीले फर्श पर फेंक दिया गया था। हम पर हमला हो रहा है! माइकल ने ओलिविया की ओर दौड़ते हुए चिल्लाया। जल्दी जल्दी जल्दी! उसने अपना सिर नीचे रखते हुए उसे उठाने में मदद की। बूम बूम बूम! कोरी के लोगों ने जहाज पर लगातार बमबारी की। क्या हो रहा है? ओलिविया चिल्लाए। कोई जहाज पर हमला कर रहा है। माइकल के चिल्लाने पर ओलिविया ने उसके कंधे के ऊपर से देखा कि तूफान के कारण बनी धुंधली धुंध में से एक युद्ध पुरुष धीरे धीरे निकल रहा है। युद्ध पुरुष की छाया के कारण उनके आसपास का हर व्यक्ति काला पड़ गया। विशाल युद्ध पुरुष की तुलना में उनका व्यापारी जहाज बहुत छोटा लग रहा था। माइकल ने पलटकर देखा कि युद्ध पुरुष धीरे धीरे उनके व्यापारी जहाज के करीब आ रहा है। वह वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित करना चाहती है। माइकल ने युद्ध पुरुष को धीरे धीरे व्यापारी जहाज के पास आते हुए देखा ताकि वे जहाज पर चढ़ सकें। इस बीच डेक पर आराम करने गए चालक दल के सदस्य युद्ध के आदमी को देखकर दंग रह गए और बाहर भागे। चालक दल कांप उठा। हे भगवान! युद्ध का आदमी! कप्तान कहाँ है? हम क्या करने जा रहे हैं? वे हमें जहाज पर चढ़ा रहे हैं। माइकल ने देखा कि उनके जहाज पर कई ग्रैपलिंग हुक फेंके जा रहे थे और उनमें से कुछ रेल से चिपक गए थे। जल्द ही युद्ध के आदमी का दल ग्रैपलिंग हुक से जुड़ी रस्सियों के माध्यम से फिसलते हुए अपने जहाज तक पहुंच गया। कुछ ही क्षणों में खाली ऊपरी डेक दोनों जहाज़ों के चालक दल से भर गया। व्यापारी जहाज के चालक दल ने अनिच्छा से अपनी तलवारें निकाली जो जंग लगी और टूटी हुई थीं। चूंकि व्यापारी जहाज खेती के महाद्वीपों के बीच यात्रा करता था, इसलिए उन्हें शायद ही कोई हमला करने का मौका मिला। इस प्रकार चालक दल ने नई तलवारें या मंत्र खरीदने की जहमत नहीं उठाई। ऐसा लग रहा था कि तूफान की गति धीमी हो गई थी क्योंकि युद्ध के आदमी ने उन्हें उग्र तूफान से बचाया था। व्यापारी जहाज के चालक दल ने माइकल को घूरते हुए उम्मीद की कि वह घुसपैठियों से लड़ेगा, जिसमें कप्तान भी शामिल था जो अभी अभी घटनास्थल पर पहुंचा था। इसके बजाय वह आदमी जमीन पर भी मजबूती से खड़ा नहीं हो पा रहा था क्योंकि वह हवा में पेड़ की तरह झूल रहा था। वह एक टहनी की तरह पतला था और माइकल को आश्चर्य हुआ कि वह कप्तान कैसे बन गया। उद्धरण! बूम! अचानक एक मजबूत आदमी जहाज पर कूद गया जिससे जहाज हिंसक रूप से बाएं और दाएं झूलने लगा। व्यापारी जहाज के कप्तान के विपरीत वह आदमी जो अभी अभी जहाज से कूदा था एक औसत इंसान से लंबा और भारी लग रहा था।
उसके खुले ऊपरी शरीर पर कोरी की तरह ही माया टैटू थे। उस आदमी की गहरी भूरी आंखें उसके भूरे घुंघराले बालों के साथ मेल खा रही थीं। बिना विरोध किए मुझे वह आदमी दे दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, उस आदमी ने मोटे लहजे में कहा और माइकल की ओर इशारा किया। ओलिविया उसके शब्दों से घबरा गई। इदरिसल हत्याकांड को एक दिन भी नहीं बीता था, फिर भी उसने किसी और को घोस्ट के लिए पूछते देखा। तुम कौन हो? माइकल ने धीरे से ओलिविया को उसके पैरों पर खड़ा करते हुए पूछा। हमारे साथ आओ, अपनी पहचान बताने के बजाय सांवली त्वचा वाले योद्धा ने माइकल को जवाब दिया। अन्यथा हम सभी को नीचे तक डुबो देंगे। मुझे संदेह है कि चालक दल में कोई कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर है जो उड़कर भाग जाए, आदमी ने हंसते हुए कहा। वह सही था। जहां तक माइकल देख सकता था, उसके और ओलिविया के अलावा कोई भी बॉडी रिफाइनिंग स्टेज से ऊपर नहीं था। क्या मुझे यह मानना होगा कि अगर मैं आपके साथ आने के लिए सहमत हो जाऊं तो आप उन्हें छोड़ देंगे? माइकल ने अपना सिर झुकाते हुए पूछा। आपके पास कोई विकल्प नहीं है भूत, जैसे ही आदमी ने कहा, माइकल ने हवा में चरमराहट की आवाज़ें सुनी। उसने अपना सिर घुमाया और युद्ध के आदमी की अनगिनत तोपों को धीरे धीरे बाहर निकलते देखा। आप लोग कौन हैं? तुम मुझसे क्या चाहते हो? ओलिविया ने गुर्राते हुए कहा। उसे और घोस्ट को एक दिन के लिए लोगों द्वारा धमकाए जाने से तंग आ गया था। वह जादू करने ही वाली थी कि माइकल ने महसूस किया कि उसके चारों ओर की ऊर्जा में उतार चढ़ाव हो रहा है। लेकिन उसने जल्दी से उसका हाथ दबा लिया। हमने बहुत सारी मौतें देखी हैं, माइकल फुसफुसाया। फिर उसने उस आदमी की तरफ देखा, जबकि व्यापारी जहाज के चालक दल माइकल को घूर रहे थे, बिना कुछ कहे उससे विनती कर रहे थे कि वह उनके साथ चले और उनकी जान बचाए। तुमने मुझे पकड़ लिया, माइकल ने अपनी बाहें आसमान में फैला दी। शिक्षक, ओलिविया ने उसके हाथ पकड़ते हुए गुर्राहट की। माइकल अपने चेहरे पर एक कोमल मुस्कान के साथ बाहर निकला। मैं इससे भी बदतर स्थिति में बच गया। बस रोना बंद करो और सुरक्षित घर पहुंचो। माइकल ने समुद्री डाकुओं की ओर बढ़ने से पहले उसे आश्वस्त करने के लिए उसकी बांह को दबाया। जब माइकल उसके पास पहुंचा तो उस आदमी की निगाहें जहाज पर घूम गईं। अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहती हो तो इस बारे में किसी को मत बताना। उसने अपनी निगाहें ओलिविया की ओर घुमाई। जब मैं ये कहता हूं तो मुझ पर भरोसा करो लोगों। अगर तुमने इस बारे में एक शब्द भी कहा तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिजनों को मार देंगे। माइकल की योजना के अनुसार समुद्री डाकुओं को पता नहीं था कि घोस्ट डार्क लॉर्ड है। जहां तक उनका सवाल था, डार्क लॉर्ड ने कोरी को उसे पकड़ने का आदेश दिया था और कोरी ने उन्हें आदेश दिया था। कोरी को भी लगा कि घोस्ट डार्क लॉर्ड के लक्ष्यों में से एक था। उनकी बात सुनो, इस बारे में एक शब्द भी मत बोलो। ओलिविया ने सिर हिलाया नहीं, बल्कि खाली दिमाग से उसे घूरती रही। वह तभी वास्तविकता में वापस आई जब उस आदमी ने घोस्ट को उसके कॉलर से पकड़ा और वापस युद्ध के आदमी के पास कूद गया। उस समय तक उनके आंकड़े उनकी नज़रों से ओझल हो चुके थे। घोस्ट के डेक से चले जाने के बाद चालक दल के सदस्यों ने राहत की सांस ली। ओलिविया को छोड़कर हर कोई काफी खुश लग रहा था। युद्ध के आदमी के ऊपरी डेक पर वापस माइकल को कई समुद्री लुटेरों ने घेर लिया था, जिनके पास तलवारें थीं। जब कप्तान ने उसे जहाज के केंद्र पर खुली कुंडी की ओर दिखाया तो वे सभी उसे खतरनाक तरीके से घूर रहे थे। शांत हो जाओ भाई, मैं चल रहा हूं। माइकल ने अपनी गति बढ़ा दी। जल्द ही जहाज चलना शुरू हो गया, लेकिन वह व्यापारी जहाज या ओलिविया पर नजर नहीं रख सका क्योंकि उसे जहाज के अंधेरे निचले डेक की ओर ले जाने वाली सीढ़ी से नीचे धकेला गया था। रम और मौत की तेज बदबू ने उसकी नाक सिकोड़ दी। समुद्री डाकू कप्तान उसके पीछे पीछे चला, उसे मंद रोशनी वाले गलियारों में आगे ले गया जब तक कि वे बिना खिड़कियों वाले एक छोटे से कमरे में नहीं पहुंच गए। इसके बजाय कमरे में एक छोटा सा बिस्तर था। हवा के प्रवाह को सक्षम करने के लिए दीवार पर एक हाथ के आकार का छेद और एक कमजोर जलती हुई मोमबत्ती थी। कमरा मुश्किल से 4 फीट चौड़ा था और अगर माइकल उछलता तो उसका सिर छत से टकरा जाता। लेकिन दूसरी ओर बिस्तर की चादरें पुरानी, पीली और तरल पदार्थों से भीगी हुई लग रही थीं, जिसका माइकल अनुमान भी नहीं लगाना चाहता था। अपने प्रवास का आनंद लें भगवान, आदमी ने माइकल को कमरे में धकेलने और उसके पीछे दरवाज़ा बंद करने से पहले बुरी तरह से हंसा। माइकल ने इंतजार किया कोरी से संपर्क स्थापित करने से पहले, जब तक कि पदचिह्न पूरी तरह से शांत नहीं हो गए। क्या ये हो गया? माइकल ने अपनी आवाज़ को गाढ़ा किया और कोरी से पूछा। हाँ मेरे स्वामी, मेरे आदमियों ने घोस्ट को बिना किसी हताहत के पकड़ लिया है, जैसा कि आपने आदेश दिया था। आपका अगला आदेश क्या है मेरे स्वामी? आप अभी कहाँ हैं? कोरी को उसके अगले आदेश देने के बजाय माइकल ने उसके ठिकाने के बारे में पूछा। अभी भी लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं मेरे स्वामी, कोरी ने कहा। माइकल के आदेश के अनुसार कोरी ने चेन शॉट्स के साथ मुखौटा नष्ट करके सबरीना और पिशाचों के जहाज को 1 सप्ताह के लिए विलंबित कर दिया। कोरी और उसके आदमियों ने अपनी यात्रा में देरी करने के इरादे से जहाज को लूट लिया। इसके बाद माइकल ने कोरी से उन्हें अकेला छोड़ने के लिए कहा। अपनी यात्रा फिर से शुरू करने से पहले पिशाचों को अपने जहाज की मरम्मत करने में 1 और सप्ताह लग गया।
कोरी अब तक 4 दिनों से पिशाचों का पीछा कर रहा था। वे दक्षिणी महाद्वीप से दूर जा रहे हैं मेरे प्रभु। अब घोस्ट कहाँ है? माइकल ने पूछा, घोस्ट के स्थान के बारे में कुछ भी न जानने का नाटक करते हुए। क्रिस्टल महासागर में मेरे प्रभु। आपको लगता है कि आपके लोगों को आपके लक्ष्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? कोरी की आवाज़ धीमी पड़ गई क्योंकि माइकल ने कागज़ों के खड़खड़ाने की आवाज़ सुनी। कुछ सेकंड बाद उसने जवाब दिया, अगर हवा उनके साथ है तो 1 दिन और अगर नहीं है तो 1.5 दिन। माइकल ने एक पल के लिए अपनी ठुड्डी रगड़ी। यह आप क्या करने जा रहे हैं? अपने लोगों को अपने स्थान पर जाने का आदेश दें और फिर एक साथ लक्ष्य का पीछा करें। जब लक्ष्य कहीं लंगर डाले तो घोस्ट को लक्ष्य की ओर फेंक दो। मेरे स्वामी, क्या होगा अगर वे मेरे आदमियों के मुझ तक पहुंचने से पहले अपने गंतव्य पर पहुंच गए? फिर स्थान नोट करो और मुझे तुरंत सूचित करो। याद रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें मत खोना, माइकल ने कोरी से ठंडे स्वर में कहा। समझ गया मेरे प्रभु, और अपने आदमियों से कहो कि वे घोस्ट से दूर रहें। जैसा आप चाहें मेरे प्रभु। माइकल को यह सुनकर खुशी हुई कि कोरी ने बिना कोई सवाल पूछे उसके आदेशों का पालन किया। सबरीना और चाबी से निपटने के बाद माइकल ने 2 समुद्री लुटेरों से निपटने का फैसला किया। वर्तमान में समुद्री लुटेरे लॉर्ड वेंस ने माइकल की सेना में शामिल होने की पेशकश को अस्वीकार कर दिया, जो कि माइकल से पूछे जाने पर एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण कदम था। सबसे शक्तिशाली समुद्री लुटेरे लॉर्ड ब्लैकमैन कोरी को अभी तक नहीं मिला था और उसके बाद माइकल उसे वही प्रस्ताव देगा जो उसने वेंस को दिया था। माइकल को उन्हें नष्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा यदि उन्होंने उसके उदार प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम थे और वेंस जैसे कमज़ोर लोगों के साथ रस्साकशी खेलना ऐसा कुछ नहीं था जो वह अधिक खर्च करेगा। समय बीत गया। ऐसा लगता है कि मेरे पास समय है। कोरी के साथ कनेक्शन बंद करने के बाद माइकल ने अपना ध्यान अपने बगल में पड़े गंदे बिस्तर पर लगाया। उसने अपने सिस्टम स्टोरेज में से एक मोटा कंबल निकाला और उसे बिस्तर पर रख दिया। तभी वह बिस्तर पर लेट गया। योजना बनाने और हत्या करने के कुछ दिनों के बाद माइकल ने कुछ देर सोने का फैसला किया। हालांकि उसे संदेह था कि पिशाचों के वहां पहुंचने के बाद उसे नींद या आराम मिलेगा। अध्याय 528 पिंजरे में बंद सबरीना। ये कुछ हद तक आरामदायक है। माइकल गर्म कंबल के नीचे दुबका हुआ था, ईयरपीस के माध्यम से गया से बात कर रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई किशोर कंबल के नीचे छिपकर अपनी प्रेमिका से बात कर रहा हो। आरामदायक क्या है? गया ने पूछा। सब कुछ सांप जैसा है। बाहर का तूफान, यह आरामदायक कमरा, गर्म कंबल, सब कुछ। जब तक ये चलता है, इसका आनंद लो। कौन जानता है कि सबरीना के पास पहुंचने के बाद क्या होगा? माइकल ने पतंगों से ढकी छत को घूरते हुए लंबी सांस ली। वैसे तुम डार्क लॉर्ड के रूप में क्यों नहीं जा रहे हो? गया ने पूछा। मैं कर सकता था, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो सबरीना डार्क लॉर्ड के सामने नहीं खुलेगी। हमें चाबी के बारे में और जानकारी जानने की जरूरत है। अगर पिशाच उसे जीवित रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे उसके बिना चाबी तक नहीं पहुंच सकते। चूंकि मैंने उसे और उसकी मां को बचाया है, इसलिए उसके मन में घोस्ट के लिए एक नर्म जगह है। मैं चाबी के बारे में और अधिक जानने के लिए इसका उपयोग कर सकता हूं। क्या आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए? आपने कहा कि आपने बड़े पिशाच से लड़ते हुए अपनी तलवारें तोड़ दीं। मैंने पहले ही कोरी से कहा है कि वह अपने आदमियों को मुझे एक जोड़ी तलवारें देने का आदेश दे। मैं तब तक उसी से काम चला सकता हूं जब तक हम एक बार नीलामी में नहीं जाते। मूर्ख मत बनो। मैं स्पेस रिंग में 2 तलवारें रखूंगा। उन्हें अपने साथ ले जाओ। गया ने अपनी आवाज़ उठाई, एक चिंतित मां की तरह उस पर चिल्लाते हुए। ओह! माइकल ने जल्दी से एक टुकड़ा भेजा। अपनी मध्यमा उंगली पर चांदी की अंगूठी में आग ऊर्जा का संचार किया, क्योंकि अंगूठी मंद रूप से चमकने लगी थी। फिर तलवारों की एक जोड़ी उसके ऊपर प्रकट हुई और हवा में तैरने लगी। 2 समान तलवारों में से प्रत्येक में एक लंबा, मोटा, टेढ़ा ब्लेड था जो लोहे से बना था और चमकदार, लाल रंग के चमड़े में लिपटे एक ग्रिप द्वारा पकड़ा गया था। एक ही तेज धार वाली तलवार उसे आने वाले वार से बचाती थी और साथ ही उसे अपने दुश्मनों को टुकड़े टुकड़े करने की क्षमता भी देती थी। ब्लेड में एक दांतेदार, मुड़ा हुआ क्रॉस गार्ड था जो उसके हाथों और इस तरह उसके जीवन को भरपूर सुरक्षा प्रदान करता था। हालांकि क्रॉस गार्ड के दोनों तरफ एक सजावटी कौवा का सिर था, लेकिन तलवारों को गढ़ने की लागत बहुत अधिक रही होगी। एक विशाल पोमेल को सोने की परत से सजाया गया था। उसके सामने भव्य तलवारों के लिए कोई खर्च नहीं छोड़ा गया था। ब्लेड पर अनगिनत प्रतीकों को उत्कीर्ण किया गया है, जिससे इस हथियार की सुंदरता और इसकी कीमत में वृद्धि हुई है। तुम्हें ये कहाँ से मिले? माइकल तलवारों को देखकर हैरान था। हालांकि उसे काली तलवारें ज्यादा पसंद थीं क्योंकि उसे काला रंग पसंद था, लेकिन 2 चांदी की तलवारें किसी भी तरह से उसकी पिछली 2 तलवारों से कमतर नहीं थीं। और कहाँ से? मेजरोंच शस्त्रागार से। क्या तुम्हें पता है कि उनके पास पुराने इस्तेमाल किए गए हथियारों से भरा एक पूरा हॉल है जिसका इस्तेमाल छात्र मुफ्त में कर सकते हैं? वे कमीने वाकई अमीर और साधन संपन्न हैं।
उसे यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने इन दो खूबसूरत तलवारों को कचरे के कमरे में फेंक दिया और छात्रों को मुफ्त में ले जाने दिया। अगर इन दो तलवारों का इस्तेमाल मुफ्त में किया जाता तो उनके सुरक्षित तिजोरी में मौजूद चीज़ों की कल्पना करो। एक दिन उन्हें अंधाधुंध लूटना अच्छा होगा, माइकल ने सांस छोड़ते हुए कहा। दूसरों के लिए 20 से 25 मिलियन प्रति माह कमाना बहुत बड़ी बात थी। बहुत से रईस भी इतना नहीं कमा पाते। हालांकि माजेरोत और वोर के कुलीन परिवारों और हेनरिक्स जैसे कुछ साधकों की तुलना में वह सीवा चूहे की तरह गरीब था। फिर भी ये जल्द ही बदल जाएगा जब कीमियागरों की कमी ने दो महाद्वीपों को एक उग्र सुनामी की तरह मारा। पिशाचों ने एलोन और ओज में 80% कीमियागरों को मारकर उसका बहुत बड़ा उपकार किया। इसके अलावा उसने गैब्रियल की जान ले ली। इस प्रकार उसका मूल्य आसमान छू गया। गैब्रियल के अनन्य ग्राहकों को दूसरे कीमियागर की तलाश करनी होगी और माइकल उनके लिए एकमात्र विकल्प होगा। उसने पहले ही कीमतें बढ़ाने का फैसला कर लिया था क्योंकि ऐसा करना तर्कसंगत बात थी। हम अभी भी अपने दुश्मनों से बहुत कमज़ोर हैं। बस जल्दी से आत्मा शोधन चरण पर पहुंच जाओ सांप। मेरे प्यारे माइकल, लोगों को मारकर सभी मजबूत नहीं हो सकते, उसने फुसफुसाते हुए कहा। क्या होगा अगर हम दोनों एक बार फिर विश्वासघाती महासागर की यात्रा करें? पिछली बार जब मैं लैला के साथ वहां गया था तो मैं बहुत कमज़ोर था। अगर हम दोनों आत्मा शोधन चरण पर पहुंच गए और वहां गए तो हम उस जगह पर हावी हो सकते हैं। नूह जैसे कई युवा गुरु उस जगह पर दोबारा नहीं जाएंगे जहां वे कमज़ोर होने के दौरान गए थे। वे संघर्ष करेंगे और उस जगह पर जीवित रहने के लिए अपनी किस्मत पर निर्भर होंगे। लेकिन जीवित रहने के बाद वे उस जगह पर वापस नहीं जाएंगे। हालांकि माइकल ने विश्वासघाती महासागर की यात्रा करने की योजना बनाई। अब उसके पास ज़्यादा उपकरण थे और वह पिछली बार की तुलना में ज़्यादा मजबूत था। उसे पूरा भरोसा था कि वह विश्वासघाती महासागर पर हावी हो सकता है और वहां मौजूद सभी संसाधनों का दोहन करके मजबूत बन सकता है। क्यों नहीं, ये सगाई के बाद के हनीमून जैसा होगा, गया ने हंसते हुए कहा। ओह शिट, मुझे गिलरिन से मिलने जाना है। अचानक गया को याद आया कि उसे गिलरिन के साथ ब्लैक फॉरेस्ट जाना था। ठीक है, सुरक्षित रहो। मैं थोड़ी देर सो जाऊंगा और गंतव्य पर पहुंचने के बाद तुम्हें अपडेट करूंगा। मेरे सामने मत मरना, ठीक है? बस चाबी वाले इंसान के साथ सुरक्षित घर पहुंच जाना। उमुआ, मैं तुमसे प्यार करता हूं, गया ने उसे चूमा। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, माइकल ने उनके बीच संबंध तोड़ने से पहले धीरे से कहा। सब कुछ कहने और करने के बाद माइकल ने अपनी आंखें बंद कर लीं, कुछ नींद लेने की कोशिश कर रहा था। जब माइकल शांति से सो रहा था तब सबरीना ठंड से लड़ने की कोशिश करते हुए फर्श पर एक गेंद की तरह सिकुड़ गई। दुर्भाग्य से वह ठंड में हकला रही थी और अपने हाथों और पैरों को अपने लंबे चांदी के लबादे से ढकने की कोशिश कर रही थी। पिशाचों ने उसे डेक के नीचे एक पिंजरे में रखा था। जहां तक वह देख सकती थी वहां केवल घना अंधेरा था। पानी उसके ऊपर के छेदों और दरारों से रिस रहा था और उसकी पोशाक को भिगो रहा था। रोवेना, नूह, तुम कहाँ हो? सबरीना ने रोते हुए कहा। वह भले ही मजबूत हो लेकिन वह अभी भी जवान और मासूम थी। इसलिए जब पीटन ने उसे विक्टर का पीछा करने के लिए भर्ती किया तो उसने सोचा कि यह उसे वास्तविक दुनिया का अनुभव देगा। सबीना को विश्वास नहीं था कि वह पवित्र ट्राइडेंट अकादमी में किताबें पढ़कर और डमी से लड़कर निडर योद्धा बन सकती है। इसके बजाय वह असली दुश्मनों से लड़ना चाहती थी और अपने भाई नूह की तरह असली युद्ध का अनुभव प्राप्त करना चाहती थी। हालांकि सब कुछ तब बदल गया जब एक राक्षस जैसे व्यक्ति ने दक्षिणी महाद्वीप में उनके सुरक्षित घर पर हमला किया। अपनी वर्तमान स्थिति में भी, जहां वे उसे एक जानवर की तरह पिंजरे में रखते थे और उसे हर 2 दिन में केवल एक बार खाना खिलाते थे, वह पीटन के बारे में सोचती थी। उसने धीरे से अपनी हथेली खोली और एक मंद सुनहरी रोशनी ने उसके चेहरे को चमका दिया। बहुत रोने के कारण उसकी सूजी हुई आंखें और पीलापन रोशनी में दिखाई देने लगा। हाल ही तक सबरीना अपनी दाहिनी हथेली पर सुनहरे रंग के रून से अनजान थी। हालांकि रून तब चमकने लगा जब उसे किंगडम मोहन में एक तहखाने में एक प्राचीन चर्मपत्र मिला। चर्मपत्र पर एक प्राचीन भाषा में लिखे शब्द थे। दुर्भाग्य से वह अरोरा नाम के अलावा कोई शब्द नहीं समझ पाई जो उनकी भाषा में लिखा गया था। सबरीना पवित्र ट्राइडेंट में अपने बड़ों के पास चर्मपत्र ले जाना चाहती थी, लेकिन चर्मपत्र एक प्रकाश की चमक में बदल गया और उसके दिमाग में प्रवेश कर गया। तब से सबरीना दकीक नामक किसी चीज़ का रास्ता याद कर सकती थी। उसने ये जानकारी सिर्फ होली ट्राइडेंट अकादमी में अपने शिक्षक के साथ साझा की। उसे नहीं पता था कि उसका शिक्षक होली ट्राइडेंट में शिक्षक के वेश में एक एल्डर वैम्पायर था। उसकी वजह से सबरीना को पिशाचों ने पकड़ लिया और उन्हें चाबी का रास्ता दिखाने के लिए मजबूर किया। अन्यथा उन्होंने सबरीना को धमकाते हुए कहा कि वे रातों रात उसके परिवार का कत्लेआम कर देंगे। अब उसके पास चाबी तक पहुंचने के लिए भूल भुलैया से उनका मार्गदर्शन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भले ही इसके लिए उसे अपनी जान देनी पड़े, लेकिन वह अपने परिवार को कुछ नहीं होने देगी।
लेकिन अंदर ही अंदर वह चाहती थी कि रोवेना या नूह आकर उसे उसके ऊपर के राक्षसों से बचाए। मुझे मेरा बड़ा भाई चाहिए। वह डर और निराशा में एक छोटी लड़की की तरह रो पड़ी। चरमराहट। जब उसने दरवाज़ा खुलने की चरमराहट सुनी तो वह कांप उठी क्योंकि उसने अपने पिंजरे के दरवाजे से झांकती रोशनी देखी। उठ कुतिया, द्वीप पास ही है। काले कपड़े पहने एक व्यक्ति ने पिंजरे को लकड़ी की छड़ी से हिलाया, जिसका इस्तेमाल वह सबरीना को मस्ती के लिए पीटने के लिए करता था। घने अंधेरे में भी वह उसकी लाल लाल आंखों को उसे डराने वाली नज़र से देख सकती थी। उसने अपने होंठ चाटे जबकि सबरीना कांप उठी। उसने उसे एक बच्चे की गर्दन काटते और उसका सारा खून पीते देखा था जब तक कि वह बच्चा मम्मी नहीं बन गया। वह अभी भी अपनी पीठ में दर्द महसूस कर सकती थी जो उसने कुछ दिन पहले उसे दी थी। मैं उठ गई हूँ, उसने हकलाते हुए कहा क्योंकि वह खुद को उठाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसकी कलाई के चारों ओर की बेड़ियों ने खड़े होने को मुश्किल बना दिया। इस बीच पिशाच ने अपनी कमर पर लटकी चाबी की चेन ली और सबरीना के पिंजरे का ताला खोल दिया। पिंजरे का दरवाज़ा खोलते ही उसने सबरीना के पेट पर इतनी जोर से लात मारी कि उसे खून की उल्टी होने लगी। आह, खून की गंध। पिशाच ने फिर से अपने होंठ चाटे। खांसी खांसी। सबरीना खून की खांसी करती रही। पेट में दर्द के कारण उसकी आंखें नीली हो गईं। अगले ही पल उसने उसके बाल पकड़े और उसे पिंजरे से बाहर खींच लिया। धमाका। पिशाच ने दरवाजे से छलांग लगाई और सबरीना को खुली कुंडी के नीचे पहुंचते ही लकड़ी की रेलिंग पर फेंक दिया। सबरीना की आंखें दुखने लगी क्योंकि उसने बहुत समय बाद दिन का उजाला देखा था। जैसे ही उसकी दृष्टि साफ हुई, उसने देखा कि उसके चारों ओर कई काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति हैं। उसकी बेड़ियां हटा दो। अगर वह भागने की कोशिश करे तो उसके हाथ काट दो। उसने अपना सिर दाईं ओर घुमाया और देखा कि एक लंबा, दुबला और दुष्ट दिखने वाला आदमी उसकी ओर आ रहा है। बाकी लोगों के विपरीत उसने अपने सिर को काले लबादे से नहीं ढका था, इसलिए वह उसका पीला अंडाकार चेहरा, लाल आंखें और शैतान की तरह मुस्कुराते समय उभरे हुए दो नुकीले दांत साफ देख सकती थी। आदमी का सवाल सुनकर जिसने सबरीना को ऊपरी डेक पर घसीटा, वह उसकी ओर बढ़ा। कृपया भागने की कोशिश करो, उसने धीरे से अपनी लकड़ी की छड़ी सबरीना के चेहरे पर फिराई। पिशाचों की निगाहों के नीचे उसने उसकी कलाई के चारों ओर लोहे की बेड़ियां पकड़ लीं। जब उसने बेड़ियां छुईं तो वे हवा में गायब हो गईं। एलिया, वहां देखो। अचानक पिशाच ने अपनी लकड़ी की छड़ी से उसका चेहरा छूना बंद कर दिया जब उन्होंने कौवे के घोंसले में पिशाच की आवाज़ सुनी। सबरीना ने देखा कि पिशाच उसके पीछे देख रहे हैं। उसे जो मार पड़ी थी उसकी वजह से वह 1 इंच भी हिलने से डर रही थी। फिर भी उसने लकड़ी की पटरियों के बीच की खाई से अपने कंधे पर देखा और देखा कि एक बड़ा युद्धपोत उनकी दिशा में नौकायन कर रहा है। जहाज को लंगर डालने और उनके सामने छोटे रेतीले द्वीप पर कूदने के बजाय वे बस युद्धपोत को घूरते रहे। अध्याय 529। बड़े भाई माइकल बचाव के लिए। द्वीप पर जाओ, लंबे बड़े पिशाच ने अपने अनुचरों को आदेश दिया क्योंकि वे जहाज से तेजी से द्वीप पर छलांग लगाते हुए भागे। यहाँ आओ कुतिया, आह, सबरीना चिल्लाई जैसे ही लकड़ी की छड़ी वाले पिशाच ने उसके गंदे सुनहरे बालों को पकड़ा। कुछ ही क्षणों में सभी 30 पिशाच समुद्र में तैरते हुए छोटे से खाली द्वीप पर उतर गए। पिशाचों और सबरीना को छोड़कर बीच में केवल एक नारियल का पेड़ था। इसके अलावा द्वीप पर केकड़े भी नहीं रहते थे। क्या ये वह जगह है? बादलों के दूर चले जाने पर लंबे पिशाच ने अपना लबादा पहन लिया। अब सूरज की रोशनी में कोई बाधा नहीं थी। अगर उन्होंने कुछ भी अजीब करने की कोशिश की तो उन्हें जहाज पर चढ़ाओ और मार डालो, एलिजा नामक लंबे महान पिशाच ने युद्ध के आदमी को देखते हुए कहा। फिर उसने धीरे से अपनी नज़र सबरीना पर घुमाई जो अभी भी जेके की गिरफ्त में थी। उसे काम पर लगाओ, एलिजा ने जेके को आदेश दिया, जिसने धीरे धीरे शैतानी मुस्कान के साथ सबरीना की गर्दन चाटी। एलिजा को जेके पर गर्व महसूस हुआ क्योंकि कुछ ही हफ्तों में वह सबरीना की गर्दन चाटने लगा। सबरीना की योद्धा भावना को तोड़ दिया। इतना ही नहीं, बल्कि उसने अपनी रक्तपिपासुता को भी नियंत्रित किया। जेके द्वीप पर सभी के बीच सबसे हिंसक और खूनी पिशाच था। एलिजा ने गिनती खो दी थी कि जेके ने गुलाम बाजार से कितने मनुष्यों और जानवरों को खरीदा था, बस उन्हें यातना देने और उनका खून पीने के लिए। सबरीना छटपटाई, जेके की पकड़ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जेके ने उसे थप्पड़ मार दिया। उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी क्योंकि थप्पड़ की वजह से सब कुछ धुंधला हो गया था। पिशाचों ने पिछले कुछ हफ्तों से उसकी योद्धा भावना को तोड़ने के लिए उसे बहुत यातनाएं दी हैं। बेशक वे इसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे जरूर तोड़ दिया। इस प्रकार सबरीना ने किसी भी तरह का प्रतिरोध दिखाए बिना एक गुड़िया की तरह उनके आदेशों का पालन किया। जेके ने उसे खुद को संभालने का समय दिए बिना उसकी गर्दन पकड़ ली। कहाँ? सबरीना ने बीच में एकाकी नारियल के पेड़ की ओर इशारा किया। पेड़ की ओर धकेले जाने के दौरान उसने मन ही मन प्रार्थना की कि कोई युद्ध के आदमी में से कोई उसे पिशाचों से बचा ले। लेकिन अपने आसपास के 30 पिशाचों को देखने के बाद वह अंदर से आहें भरती रही।
उसने देखा था कि कैसे वे जादू करते हैं और शून्य रेखा के अंदर आग ऊर्जा का उपयोग करते हैं। आग ऊर्जा का उपयोग करने की क्षमता ने पिशाचों को दक्षिणी महाद्वीप में पूर्ण देवता बना दिया। इसलिए सबरीना जानती थी कि भले ही युद्ध के आदमी का पूरा दल उन पर हमला करने का फैसला करे, पिशाच कुछ ही मिनटों में उन पर दावत उड़ा देंगे। उस पल सबरीना अपने बड़े भाई या बड़ी बहन को देखने के लिए कुछ भी देने को तैयार थी। इसलिए जब युद्ध का आदमी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था तो सबरीना नारियल के पेड़ के पास गई। जैसे जैसे वह पेड़ के करीब पहुंचती गई, उसकी हथेली पर रून चमकता गया। आश्चर्यजनक रूप से जब वह नारियल के पेड़ के पास पहुंची तो द्वीप थोड़ा कांप उठा। फिर पेड़ पर धीरे धीरे डी अक्षर जैसा एक रून दिखाई दिया। ये सुनहरे रंग में चमक रहा था और शक्तिशाली ऊर्जा का संचार कर रहा था। यह ऊर्जा ऐसी नहीं थी जैसी उन्होंने कभी महसूस की थी। हर बार जब ये स्पंदित होता था तो पूरे द्वीप में एक शॉक वेव फैल जाती थी। हम ऊर्जा के हर स्पंदन के बाद उन्होंने द्वीप पर एक सीटी की आवाज़ सुनी। इस बीच युद्ध का आदमी द्वीप पर अपनी छाया डालने के लिए काफ़ी करीब पहुंच गया। पिशाच युद्ध के आदमी पर कूदने के लिए तैयार थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने ऊपरी डेक तोपों में से एक से द्वीप पर एक हुक को फायर किया। एलिजा युद्ध की उम्मीद में आगे बढ़ गया। वह अपने होठों को चाटते हुए मनुष्यों के उन पर हमला करने का इंतजार कर रहा था। उसकी उम्मीदों के विपरीत उसने एक काले कपड़े पहने हुए इंसान को रस्सी के माध्यम से उनकी ओर फिसलते हुए देखा। एक पल के लिए एलिजा ने इंसान को पिशाच समझ लिया। उनकी तरह ही उसने पूरे काले कपड़े पहने थे। उसका लंबा काला कोट हवा में लहरा रहा था। उसकी दाढ़ी न तो बहुत घनी थी और न ही बहुत अधिक रूखी थी, और उसके बारे में सबसे आकर्षक विशेषता उसकी पीठ पर क्रॉस की गई 2 तलवारें थीं जो उसकी पीठ के पीछे एक एक्स बना रही थीं। जब वह उनकी ओर बढ़ रहा था तो उसने अपने कंधे पर देखा और युद्ध के आदमी को अपनी मध्यमा उंगली दिखाई। उसके आक्रामक इशारे के परिणामस्वरूप ऊपरी डेक से किसी ने रस्सी काट दी। वे सभी उम्मीद कर रहे थे कि युवक पानी में गिर जाएगा, लेकिन इसके बजाय उन्होंने उसे हवा में छलांग लगाते, लुढ़कते और एक बिल्ली की तरह रेतीले किनारे पर आराम से उतरते देखा। उसने अपनी गर्दन को मोड़ा, अपने काले लबादे पर रेत को छिड़का और अपने सामने खड़े पिशाचों को देखा। जब उसकी नज़र उन पर पड़ी तो एलिजा ने उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक देखी, खासकर जब उसने सबरीना को देखा। भूत! सबरीना ने एक जाना पहचाना चेहरा देखकर खुशी से चिल्लाया। अपने नियंत्रण से बाहर उसके पैर उस पर झपटे, लेकिन जेके ने उसे उसके बालों से पीछे खींच लिया। जिस क्षण माइकल ने जेके को सबरीना को थप्पड़ मारते देखा, उसके अंदर कुछ आदिम जाग उठा। अंदर ही अंदर कुछ ने माइकल को जेके को टुकड़ों में काटकर समुद्र में फेंकने के लिए कहा। उसे मार डालो। जबकि जेके सबरीना को उसके बाल खींचकर पेड़ पर घसीट रहा था, एलिजा ने दूसरों को माइकल को मारने का आदेश दिया। दूसरी ओर माइकल सबरीना से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। गार्जियन गिल्ड के लिए उसकी नफरत दूसरे स्तर पर पहुंच गई। वे जानते थे कि सबरीना पिशाचों के साथ है, फिर भी उन्होंने एक उंगली भी नहीं उठाई। उनके लिए चाबी सबरीना के जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। सिर्फ उसके घावों और सबरीना की गंदी हालत को देखकर माइकल अनुमान लगा सकता था कि उसके साथ क्या हुआ होगा। उसके सामने भी पिशाच ने उसे ऐसे संभाला जैसे वह कोई चित्रे वाली गुड़िया हो। क्या तुम बेवकूफ़ नहीं जानते कि वह कौन है? माइकल ने अपनी रक्त पिपासा के आगे समर्पण करने के बजाय एलिजा से पूछा। मैंने कहा था कि उसे मार डालो, माइकल को जवाब दिए बिना एलिजा ने पिशाचों पर गुर्राते हुए माइकल को अपने नुकीले दांत और लाल आंखें दिखाते हुए कहा। पिशाच! माइकल ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। अब तुम हमारी प्यास बुझाओगे, एलिजा ने माइकल को धमकी देते हुए कहा। मुझे नहीं पता कि तुम खून चूसने वालों ने मुझे यहाँ क्यों अगवा किया, लेकिन मैं वास्तव में तुम्हारे खेल के मूड में नहीं हूँ। एलिजा आश्चर्यचकित था और यह उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। उसने जल्दी से अपना हाथ उठाया, बिना कुछ कहे पिशाचों को अपने कदम रोकने का आदेश दिया। हम तुम्हें यहाँ नहीं लाए, एलिजा ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे लगता है कि तुम लोगों को संचार की समस्या है। उस जहाज में मौजूद पिशाचों ने कहा था कि तुम मुझे यहाँ चाहते थे। एलिजा ने भौहें सिकुड़ते हुए युद्ध के आदमी को उनसे दूर जाते देखा। घोस्ट ऐसा नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। बेशक पिशाच उसके झूठ को नहीं देख सकते थे क्योंकि उसे झूठ बोलने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। उसे मत मारो, बस उसकी हड्डियां तोड़ दो, एलिजा ने उन्हें बेपरवाही से हाथ हिलाते हुए आदेश दिया। डिडल डिडल! जैसे ही पिशाच उसके पास आए, अपने होंठ चाटते हुए माइकल ने अपनी गर्दन तोड़ दी। उसके शब्द कुछ लोगों को मज़ेदार लगे लेकिन कई लोगों को जानलेवा। इस बीच जेके ने सबरीना को रेत में घसीटना बंद कर दिया ताकि ये देख सके कि घोस्ट का क्या होगा। सबरीना का दिल उसकी छाती से टकराने लगा। उसने दोनों पिशाचों को घोस्ट के करीब आते देखा। हम बहुत छोटे हैं। पुलच पुलच! माइकल की ओर हाथ बढ़ाने वाले दोनों पिशाचों ने अचानक अपने हाथ नीचे कर लिए। एलिजा ने देखा कि दोनों उसके सामने बिना 1 इंच भी हिले डुले खड़े थे।
जब पिशाचों ने घोस्ट को देखा तो उसके दोनों हाथों में खून से सनी चांदी की तलवारें थीं। यह इतनी तेजी से हुआ कि कई लोगों ने उसे अपनी तलवारें निकालते हुए भी नहीं देखा। सबरीना की आंखें चौड़ी हो गईं जब दोनों के सिर रेत से टकराए, जबकि सिरहीन शरीर लड़खड़ाते हुए गर्दन से खून छिड़क रहे थे। नतीजतन पिशाच कांप उठे। खून के कांटे, खून का बोल्ट। सबरीना ने देखा कि उसके पास मौजूद पिशाच अपने हाथ ऊपर उठा रहे थे और जादू कर रहे थे। हालांकि कुछ नहीं हुआ। पिशाच भी सबरीना और जेके की तरह ही भ्रमित दिख रहे थे। उनके चेहरों पर स्तब्ध भाव देखकर माइकल हंस पड़ा। जैसे ही माइकल ने द्वीप देखा, उसने विसंगतियों के लिए द्वीप को स्कैन करने के लिए सिस्टम को भुगतान किया। हालांकि सिस्टम ने कहा कि उसका स्तर इतना कम था कि वह द्वीप के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे सकता था, लेकिन उसने उसे द्वीप के आसपास की अजीब ऊर्जा के बारे में सूचित किया। द्वीप से निकलने वाली ऊर्जा तरंगों ने द्वीप के आसपास के वातावरण में मौजूद किसी भी आग ऊर्जा या आकाशीय ऊर्जा को नष्ट कर दिया। इसलिए माइकल को भी द्वीप के अंदर आग ऊर्जा का उपयोग करने के लिए 50,000 बेडेस पॉइंट का भुगतान करना पड़ा। इस प्रकार वह जानता था कि जब वे द्वीप पर थे तो पिशाच आग ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाएंगे। चूंकि उनके पास आग ऊर्जा का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए पिशाचों ने उसके खिलाफ जीतने के अपने सभी अवसर खो दिए। तुम्हें मुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए था, माइकल ने अपनी तलवारें लहराईं, जिससे ब्लेड पर लगा खून तलवार पर बिखर गया। जब दोनों पिशाच जादू करने में विफल हो गए तो एलिजा ने अपने शरीर में आग ऊर्जा को प्रसारित करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह अपने शरीर में किसी भी आग ऊर्जा को महसूस नहीं कर सका। सटीक रूप से कहें तो वह आग ऊर्जा को महसूस नहीं कर सका या उसमें हेरफेर नहीं कर सका। मैं तुम खून चूसने वालों से बहुत तंग आ गया हूं। माइकल ने अपने सामने मौजूद 3 पिशाचों पर अपनी तलवार घुमाई। उनमें से 2 ने झुककर वार को टाल दिया, लेकिन जिसकी रिफ्लेक्स धीमी थी उसका सिर माइकल की तलवार से कट गया। लेकिन जो 2 लोग नीचे झुके थे वे भी भाग्यशाली नहीं थे। माइकल ने उनकी आंखों में रेत मार दी। जब उन्होंने सहज रूप से अपनी आंखें ढक लीं तो माइकल ने उनके सिर को घास काटने की तरह काट दिया। माइकल ने एक तेज स्टाइलिश स्पिनिंग हुक किक से उनके सिर पर लात मारी, जिससे उनके सिर हवा में उड़ गए। पिशाच उसकी गति और कौशल से दंग रह गए। कुछ ही सेकंड में उसने 4 पिशाचों को मार डाला। चौंकाने वाली बात यह है कि पिशाचों को लेनोरा द्वारा अत्यधिक प्रशिक्षित किया गया था, जो परिषद में सीट रखने वाले बड़े पिशाचों में से एक थे। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अपने गुर्गों को घोस्ट को मारने का आदेश देने के बजाय एलिजा माइकल पर खुद उसे मारने के लिए टूट पड़ा। हुश! घोस्ट ने अपनी तलवार एलिजा पर फेंकी, लेकिन एलिजा ने तलवार को आसानी से पकड़ लिया। हालांकि इससे पहले कि एलिजा कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर पाती, उसने देखा कि घोस्ट ने अपनी कलाई हिलाई और उसकी आस्तीन से एक शीशी उसके हाथ में गिर गई। खड़खड़ाहट! एलिजा घोस्ट को रोकने में बहुत देर कर चुका था, क्योंकि उसने शीशी को जमीन पर पड़े शवों पर इतनी जोर से फेंका कि शीशी के टुकड़े टुकड़े हो गए। जैसे ही शीशी टूटी, एलिजा ने देखा कि जमीन से एक हरा कोहरा निकल रहा है। धिक्कार है, ये जलता है। जल्द ही पिशाच चीखने चिल्लाने लगे, जिसमें जेके भी शामिल था, जो दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। हैरानी की बात यह है कि सबरीना को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसने एलिजा को अपनी आंखें खुजलाते और जमीन पर गुर्राते हुए भी देखा। अपने आसपास के पिशाचों को मारने के बजाय सबरीना ने घोस्ट को जेके की ओर बढ़ते देखा। नूह उसका कट्टर दुश्मन हो सकता है, लेकिन सबरीना उसके साथ बहुत अच्छी थी। माइकल द्वारा एंड्रूज को पीटने के बाद भी वह हमेशा उसके साथ गर्मजोशी और दोस्ताना व्यवहार करती थी। अपने सामने सबरीना को थप्पड़ मारकर जेके ने नरक में जाने का टिकट कटा लिया। अध्याय 530 द बर्सर्कर पिल। जब जेके दुख में कराह रहा था, माइकल ने धीरे से सबरीना को जमीन से उठाया। यहाँ माइकल ने अपने हाथों को अपने कोट की अंदरूनी जेब में डाला और एक चमकदार नीले रंग की हीलिंग पोशन निकाली। हीलिंग पोशन लेने के बजाय सबरीना ने उसे इतनी कसकर गले लगाया और अपना सिर उसकी छाती में दबा लिया। माइकल हैरान था, लेकिन उसने उसे दूर नहीं धकेला। इसके बजाय वह अपनी आंखों से इतना रोना शुरू कर दिया कि माइकल को लगा कि उसकी शर्ट उसके आंसुओं से गीली हो रही है। सब ठीक है सबरीना, सब ठीक है। माइकल उसके सिर को धीरे से सहलाने से खुद को रोक नहीं सका। तुम यहाँ पिशाचों के साथ क्यों हो? माइकल ने सबरीना की स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं जानने का नाटक करते हुए पूछा। उसने तुरंत उसे जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसने उसे कसकर गले लगाया और रोई। वह वास्तव में उसके गले की जकड़न को महसूस कर सकता था। ऐसा लगा जैसे वह उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रही थी। कई मिनट बाद ही उसने उसे जाने दिया। फिर माइकल ने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ में हीलिंग पोशन रख दिया। इसे पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। उसने हीलिंग पोशन पीने से पहले आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। इस बीच माइकल ने नीचे देखा और देखा कि जेके गुर्रा रहा था और रेत पर लौट रहा था। माइकल के चेहरे पर कोमल मुस्कान तुरंत हवा में गायब हो गई। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक ठंडी जानलेवा नजर उभरी।
पलक झपकते ही जेके के खिलाफ स्थिति बदल गई। माइकल ने उसे कॉलर से पकड़ लिया और उसे ऊपर खींच लिया। तुम लड़कियों को थप्पड़ मारने से खुश होते हो। माइकल ने जेके को नारियल के पेड़ पर पटक दिया। बल के कारण पेड़ से कई नारियल गिर गए। प्लॉप। जेके के चेहरे से माइकल के हाथ टकराने से निकली आवाज नमकीन हवा में गूंज उठी। प्लॉप। माइकल ने जेके को फिर से थप्पड़ मारा और इस बार उसके थप्पड़ के पीछे ज्यादा जोर था। जेके चिल्लाया, उसे मार डालो, सबरीना ने ठंडे स्वर में कहा। जेके की लकड़ी की छड़ी को उठाया जो जमीन से एक मिनी बेसबॉल बैट की तरह दिख रही थी। माइकल ने अपना सिर घुमाया और देखा कि सबरीना लकड़ी की छड़ी को उसकी ओर बढ़ा रही है। चूंकि उसने उपचार औषधि पी ली थी, इसलिए उसके चेहरे पर गुलाबीपन लौट आया। साथ ही उसके चेहरे से चोट के निशान और सूजन पूरी तरह से गायब हो गई थी। धमाका। माइकल ने लकड़ी की छड़ी जेके के कंधे पर मारी, जिससे उसके कंधे की हड्डी एक पल में टूट गई। जेके के दर्द ने उसे एंटी वैम्पायर पोशन से बाहर निकाल दिया, जिसे माइकल ने हाल ही में एल्डर वैम्पायर का खून पीने के बाद बनाया था। ये निम्न स्तर के वैम्पायर के खिलाफ बहुत प्रभावी था। हालांकि जब सांस ली जाती थी तो पोशन कुछ मिनटों के लिए धीरे धीरे अंगों को अंदर से खा जाता था। नतीजतन उन्हें बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता था। माइकल के पास अब तक पोशन का परीक्षण करने के लिए कोई परीक्षण विषय नहीं था। हालांकि उसने बड़े वैम्पायर पर नजर रखी, जो बाकी लोगों की तुलना में कम गुर्राता और कराहता था। वह ये परीक्षण करना चाहता था कि पोशन का असर कितने समय तक रहेगा। जेके का बायां कंधा तोड़ने के बाद माइकल ने उसे जमीन पर गिरते ही छोड़ दिया। फिर माइकल ने लकड़ी की छड़ी को बाएं हाथ से दाएं हाथ में ले लिया। जैसे ही उसने लकड़ी की छड़ी को बदला, उसने जेके के दूसरे कंधे पर पहले से ज्यादा जोर लगाया। इसलिए जेके के कंधे की हड्डी एक भयानक कुचलने वाली आवाज के साथ टूट गई। लेकिन ये सबरीना के कानों के लिए संगीत था। कैसा लग रहा है? माइकल जेके की आंखों से मिलने के लिए नीचे झुका। पिशाच ने अपने दांत और नुकीले दांत दिखाते हुए गुर्राहट की। पुलच। पिशाच ने माइकल के चेहरे पर थूका। माइकल ने बस मुस्कुराया, लेकिन एक सौम्य, शांत मुस्कान नहीं। इसके विपरीत यह एक निर्दयी हत्यारे की मुस्कान थी। गलत कदम। माइकल खड़ा हुआ और अपने पैर जेके के कंधे पर रख दिए। कृपया ध्यान दें कि निम्नलिखित घटनाओं में खून खराबा है। अगर आप हल्के फुल्के मूड में हैं तो कृपया अपनी आंखें बंद कर लें, माइकल ने टिप्पणीकारों के लहजे की नकल की। जीआरआर, जेके ने गुर्राहट के साथ कहा जब माइकल ने अपने पैरों को नीचे धकेला, जिससे उसकी टूटी हुई कंधे की हड्डी कुचल गई। माइकल को आश्चर्य हुआ। सबरीना ने जेके से अपनी आंखें नहीं हटाईं। उसे मार डालो, सबरीना ने ठंडे स्वर में कहा। पिछले कुछ हफ्तों से जेके ने उसे हर मौके पर पीटा और प्रताड़ित किया। अगर पिशाचों के प्रजनन अंग होते तो सबरीना को कोई संदेह नहीं था कि पिशाच यातना को एक नए स्तर पर ले जाता। सभी यातनाओं और मारपीटों को झेलने के बाद सबरीना के पास जेके के प्रति कोई दया नहीं बची थी। वह मासूम थी, लेकिन संत नहीं। अच्छा, माइकल ने सबरीना की ओर सिर हिलाया। फिर उसने जेके के चेहरे पर लात मारी। ग्रर। धमाका, 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 धमाका। माइकल ने जेके को तब तक बार बार लात मारी जब तक जेके की खोपड़ी टूटकर अंदर नहीं गिर गई। माइकल ने जेके के मस्तिष्क की सिकुड़न महसूस की, लेकिन तब तक नहीं रुका जब तक उसने जेके के सिर को मसले हुए आलू में नहीं बदल दिया। आमतौर पर सबरीना को यह भयानक दृश्य देखकर उल्टी आ जाती, लेकिन उस समय उसके पेट में कोई भोजन नहीं था। दूसरे, जब वह पिंजरे में थी तो उसने पिशाचों द्वारा पकड़े गए मनुष्यों के साथ इससे भी बदतर चीजें देखी थीं। भूत। सबरीना ने अपने कंधे पर देखा और पिशाचों को धीरे धीरे अपने पैरों पर वापस आते देखा, जिसमें बड़ा पिशाच भी शामिल था। समय के साथ उनके शरीर में होने वाला भयानक दर्द धीरे धीरे कम होता गया। जेके। एलिजा ने अपने पैरों को जकड़ लिया, जेके के सिरहीन शरीर को देखते हुए, जो अभी भी गर्दन के नीचे हिल रहा था। 24 बनाम 1, संभावनाएं तुम्हारे खिलाफ हैं, माइकल ने अपनी गर्दन को बाएं और दाएं हिलाते हुए कहा। पिशाचों की जानलेवा निगाहों का सामना करते हुए माइकल सबरीना के सामने आया और अपने शरीर से उसे ढंक लिया। मैं लड़ सकता हूं, सबरीना हकलाते हुए बोली। टूटी हुई योद्धा आत्मा चाहती थी कि वह लड़े ताकि वह ठीक हो सके। नहीं, तुम नहीं कर सकती, माइकल ने तुरंत उसे चुप करा दिया। माइकल ने अपने सामने मौजूद सबरीना और उस सबरीना के बीच अंतर को महसूस किया जिससे वह पहली बार मिला था। किसी भी तरह से वह बिना किसी गंभीर उपचार के पिशाचों का सामना नहीं कर सकती थी। फिर उसने खून से सनी लकड़ी की छड़ी को जमीन पर फेंक दिया और अपनी तलवार को पकड़कर रेत में दबा दिया। मैं तुम्हें मारने और तुम्हें चूसकर मजा लेने जा रहा हूं, एलिजा ने गुर्राते हुए कहा। तुम्हें पता है क्या? माइकल ने अपनी तलवारें म्यान में रख ली। चूंकि तुम लोगों ने मुझे इतना परेशान कर दिया है, इसलिए तुम लोगों में से किसी की भी जल्दी मौत नहीं हो सकती, माइकल ने अपनी उंगलियां चटकाईं। फिर उसने अपनी कलाई हिलाई, तभी एक लाल गोली उसके बाएं हाथ से टकराई और सीधे उसके मुंह में चली गई।
बरसेकर की गोली तुरंत उसके मुंह में पिघल गई और उसके शरीर ने उसे खा लिया। नतीजतन उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, मांसपेशियां सख्त हो गईं और उसकी आंखों में लाली की एक झलक दिखाई दी। चूंकि सबरीना उसके करीब खड़ी थी, उसने उसकी मांसपेशियों और ऊंचाई में वृद्धि देखी। वह कुछ सेकंड पहले की तुलना में कुछ इंच लंबा और चौड़ा लग रहा था। उस समय 2 पिशाच दाईं ओर से और 2 बाईं ओर से उस पर झपटे। माइकल के विपरीत पिशाच अपनी कमर पर लटके खंजर निकाल लिए। चूंकि वे आग ऊर्जा का उपयोग कर सकते थे, इसलिए उनमें से किसी ने तलवार या भाला खरीदने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि अपने ही लोगों को छोड़कर किसी को भी काटने के लिए खंजर ले लिया। माइकल ने पिशाचों पर अमानवीय गति से दाईं ओर से आ रहे पिशाचों पर हमला करके उन्हें चौंका दिया। उसने पिशाच का हाथ पकड़ लिया, जिसने खंजर पकड़ रखा था, हाथ मोड़ा और अपने ही खंजर से पिशाच की छाती पर वार किया। पुलच 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 पुलच। माइकल ने पिशाच की छाती पर तब तक वार किया जब तक कि उसने उसका गला काटने का फैसला नहीं कर लिया। फिर उसने शरीर को बाईं ओर से आने वाले पिशाचों की ओर लात मारी, जिससे एक पिशाच उसके दाईं ओर रह गया। पिशाच ने अपना खंजर घुमाया जबकि अन्य 6 ने उसे घेर लिया। उसने तेजी से अपने शरीर को हिलाया, आसानी से खंजर से बच निकला। फिर पलक झपकते ही माइकल ने पिशाच की थोड़ी के निचले हिस्से पर एक जोरदार वार किया। बरसकर की गोली खाने से पैदा हुई उसकी अमानवीय ताकत ने पल भर में पिशाच के जबड़े को उखाड़ दिया। इसके अलावा पिशाच के कुछ दांत और लार के साथ मिला खून उसके मुंह से बाहर निकल गया। माइकल ने दोनों दांत पकड़कर पिशाच की आंख के सॉकेट पर पटक दिए। फिर पिशाच को अपना संतुलन वापस पाने का समय दिए बिना माइकल ने उसका सिर पकड़ लिया और उसे टहनी की तरह तोड़ दिया। उसने मृत पिशाच को उसके पैरों से उठाया और उसे एक चक्र में घुमाया, जिससे उसके चारों ओर मौजूद सभी 6 पिशाच नीचे गिर गए। डिंग। सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम है 3000 बदमाश अंक। डिंग। सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम है 400 बदमाश अंक। डिंग। सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम है 2500 बदमाश अंक। अल्पविराम। उसके दिमाग में लगातार सिस्टम नोटिफिकेशन बज रहा था। सबरीना माइकल से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी। वह नूह के बिल्कुल विपरीत था, लेकिन किसी कारण से वह उसके साथ सुरक्षित महसूस करती थी, जैसा कि वह नूह के साथ महसूस करती थी। वह अपने भाई बहनों से प्रार्थना कर रही थी कि वे उसे बचाने के लिए आएं और नूह या रोवेना के बजाय सबरीना ने उसे प्राप्त किया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह बिना किसी जादू का उपयोग किए पिशाचों के बीच तबाही मचा रहा था। सबरीना को यह स्पष्ट हो गया था कि उसने एंड्रूज और पीटर की जान बख्श दी थी। उसे पिशाचों को बेरहमी से मारते हुए देखकर उसकी योद्धा आत्मा धीरे धीरे ठीक हो गई। मानव गंदगी। उस पल एलिजा को बहुत गुस्सा आ गया और वह माइकल पर टूट पड़ा। माइकल की तुलना में एलिजा उससे 1 फुट लंबा था। उसने माइकल को उसकी गर्दन से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एलिजा को नहीं पता था कि माइकल में कितनी ताकत है। जब एलिजा ने माइकल को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह पीछे की ओर झुका, अपनी तलवार निकाली और तलवार को सीधे एलिजा की गर्दन पर घुमा दिया। अगले ही पल एलिजा ने देखा कि सब कुछ उसके इर्द गिर्द घूम रहा है और एक सिरहीन शरीर घोस्ट के इर्द गिर्द लड़खड़ा रहा है। यह आखिरी नज़ारा था जो उसने सब कुछ अंधेरा होने से पहले देखा था। पिशाचों ने डर के मारे अपने कदम रोक दिए क्योंकि वे कांप रहे थे। उनका डर तर्कसंगत था क्योंकि उसने पलक झपकते ही उनके नेता का सिर काट दिया था। उनमें से कई ने तो ये भी नहीं देखा कि अभी क्या हुआ था। एक पल घोस्ट और एलिजा एक दूसरे की ओर दौड़े और अगले ही पल एलिजा का सिर उसके शरीर से उड़ गया। पफ, मैं अपनी बात रखने वाला कोई संत नहीं हूं, माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी भयभीत निगाहों के नीचे माइकल ने एलिजा के सिरहीन शरीर को पकड़ लिया और उस पर खून की बारिश होने लगी। कुछ ही पलों में उसका चेहरा एलिजा के खून से लाल हो गया। जब वह मुस्कुराया तो ऐसा लगा जैसे शैतान खुद उन पर मुस्कुरा रहा हो। माइकल ने पिशाचों को डराने और उन्हें एक एक करके मारने में अपना समय लिया। उसने उनका नरसंहार किया क्योंकि उन्होंने सबरीना को चोट पहुंचाई थी। अगर उसे पता होता कि सबरीना उसकी छोटी बहन है तो माइकल पूरी पिशाच प्रजाति पर विपत्ति ला देता। नूह के विपरीत माइकल के पास कोई नियम या हत्या प्रतिबंध नहीं थे। वह नूह की प्रतिक्रिया देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था जब डार्क लॉर्ड ने यह तथ्य प्रकट किया कि तनुलिया और अभिभावकों ने उसकी प्यारी छोटी बहन की जान को खतरे में डाल दिया है। बरसकर गोली का असर धीरे धीरे कम होने लगा क्योंकि उसने अपनी मुट्ठी मुंह की ओर उठाई। फिर एपीडी ने लाल गोली सीधे उसके मुंह में डाल दी। माइकल ने आसमान की ओर देखा, अपने शरीर में सुखद अनुभूति महसूस की। उसने प्रार्थना करते हुए अपनी भुजाएं आसमान की ओर उठाईं, लेकिन वह प्रार्थना नहीं कर रहा था, बल्कि पिशाचों को दुनिया में अपने अंतिम क्षणों का आनंद लेने दे रहा था।